नमस्कार, आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। मैं शार्दुल कात्यायन और हमारे साथ इस हफ्ते कई खास मेहमान हैं मुद्दों पर बात करने के लिए, तो मैं उनका परिचय करवा देता हूं। स्टूडियो में हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हैं माया मीरचंदानी। अगर आप टीवी पर न्यूज़ देखते आए हैं तो आपने उन्हें पहले देखा होगा कई जगहों पर, खासतौर से एनडीटीवी पर फिलहाल वो अशोका यूनिवर्सिटी में मीडिया की प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं मीडिया स्टडीज़ की, और वो द वायर के लिए लिखती भी हैं। और उनकी रिपोर्टिंग में खास फोकस हमेशा रहा है विदेश नीति पर, कॉन्फ्लिक्ट पर और राष्ट्रीय राजनीति पर। माया ने, अगर आपको ना पता हो तो, 2 बार रामनाथ गोयनका प्रतिष्ठित अवार्ड पत्रकारिता के लिए जो भारत में मिलता है वो भी जीता है। तो माया, आपका न्यूज़ लॉन्ड्री में स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथ आनंद हैं। आनंद को आप सब लोग जानते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री के स्तंभकार, आप उन्हें हर हफ्ता और चर्चा पर सुनते रहते हैं। और मेरे साथी विकास जी, नमस्कार। और फील्ड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सब जानते भी हैं उन्हें और आपके चहेते हृदयेश जोशी। हृदयेश लगातार पर्यावरण और राजनीतिक मामलों पर लिखते रहते हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं, और फिलहाल वो चुनावी सरगर्मी का जायजा लेने गए हैं। तो हृदयेश, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ? मैं अभी मंडला से लौटा हूँ, जबलपुर में हूँ, और ये इलाका जो है गोंडवाना का इलाका है, मंडला का। तो वहां से पहली रिपोर्ट न्यूज़ लॉन्ड्री में कुछ जल्दी देखने को मिलेगी। और हृदयेश और हम बहुत सालों के लिए इकट्ठा काम करते थे, वो भी। हृदयेश और माया ने बहुत पहले हमने जब देखा था कि काशीराम वाली जो घटना हुई थी, जो पत्रकार लड़ते दिखाई दी थी जगह पे पत्रकारों से, उसके बाद फिर एनडीटीवी के न्यूज रूम में मुलाकात हुई कई साल बाद। बिल्कुल। आपके चहेते होस्ट अतुल भी फील्ड में रिपोर्टिंग पर गए हैं चुनावों के लिए, तो इसीलिए आपको इस हफ्ते मुझे झेलना पड़ रहा है। और इससे पहले हम चर्चा की तरफ बढ़ें, इस हफ्ते की सुर्खियों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। विकास हमें वो बताएंगे। जी शार्दुल जी, तो सबसे पहले हम हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, और बहुत सारी हेडलाइन हैं इस हफ्ते। सबसे पहली हेडलाइन हमारी जो आज का विषय भी है, तो उसी को ले लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो है एक फैसला तो नहीं कहेंगे, एक टिप्पणी की है, और कोर्ट ने कहा है कि अगर साफ और स्वच्छ पर्यावरण जो है वो उसी तरीके से है जैसे आपका मूल अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो ये फैसला जो है भारत में सोन चिड़िया जिसको कहते हैं, उससे संबंधित एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया, और उसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया कि इस तरीके से स्वच्छ और स्थिर पर्यावरण जो है वो आपका जीवन के अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनुच्छेद 21 और 14 से जोड़ दिया जीवन के अधिकार से, कि भाई जी ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है जी। अगली हमारी सुर्खी जो है वो आम आदमी पार्टी से संबंधित है, और बहुत सारी उथल पुथल हुई है उसमें, तो हमने 2-3 सुर्खियों को एक साथ जोड़ा है। जिसमें सबसे पहला तो यही कि जो हाल ही में कैबिनेट मंत्री थे पार्टी के, राजकुमार आनंद, और दलित चेहरा भी थे जिनको माना जाता था, तो उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दिया, मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, और कहा कि यहाँ जो है बहुत दलदल मच गई है बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में। और एक बयान उन्होंने ये भी दिया कि दलितों का जो है वो अनदेखी हो रही है एक अच्छा, पार्टी में अनदेखी हो रही है, तो वो ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते। और इसी से जुड़ी दूसरी सुर्खी है कि केजरीवाल जो है इस मामले में, जो दिल्ली आबकारी नीति मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जमानत के लिए। उनको जमानत पर अभी सुनवाई होनी बाकी है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस मामले में अभी आगे चीजें बाकी। तो श्रोताओं को अगर याद ना हो, हाई कोर्ट ने उन्हें देने से मना कर दिया। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो कुछ कहा है उसके से लगता है कि केजरीवाल साजिश में शामिल थे। और इसी से जुड़ी एक और सुर्खी है दिल्ली आबकारी नीति मामले से ही, कि बीआरएस की जो भारत राष्ट्र समिति की जो लीडर हैं के कविता, उसको ईडी ने हिरासत में लिया हुआ है। और इस बीच सीबीआई ने भी उन पर एक मामला दर्ज कर लिया है इसी आबकारी नीति से संबंधित मामला, और 4 जुड़ गए हैं और अब हिरासत भी मांगी जाएगी। मैं माफी चाहता हूं, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा था हंस के, पूरा मामला ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा रोज क्या चलता था। अगली सुर्खी हमारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने समय रहते हस्तक्षेप कर लिया तो मणिपुर में स्थितियों में बचाव आ गया, इस तरीके से कह सकते हैं, उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो उनका कहना था। और मणिपुर की बात कर रहे हैं, और जैसे राजनीतिक बयान की, तो एक बयान और है इसी तरीके का, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि चीन हमारे यहाँ 1 इंच भी
भूमि नहीं ले पाया है, आया नहीं अंदर। तो ये दोनों भी राजनीतिक सुर्खियां एक दूसरे से देखिए। अब आप समझ लीजिए, ट्रम्प इनके सिरमौर हैं, बट एक को हमारी तरफ कहावत चलती है, आपकी तरफ भी चलती होगी कि नंग बड़े परमेश्वर से, अगर जिसमें शर्म ही ना बचे उसका तो परमात्मा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। खैर, और अगली हमारी सुर्खी चुनाव आयोग से जुड़ी है, और चुनाव आयोग ने 2 चीज़ें की हैं। एक तो जो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे, उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। कौन से खतरे हैं, किस तरीके के खतरे हैं, अभी हमें नहीं पता है, लेकिन सुरक्षा उनको जेड श्रेणी की हाँ दी गई है उस तरीके से। साथ ही 266 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिसका चुनाव आयोग ने चयन किया है कि यहाँ पे वोटर टर्नआउट बहुत कम है, बहुत कम लोग वोटिंग करने के लिए निकलते हैं। तो इस पर ध्यान देने की जो है चुनाव आयोग ने प्लान तैयार किया है कि इस पर हम ध्यान दें, इस पर वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाएगा। और आखिरी हमारी सुर्खी जो है, उससे पहले उसे पढ़े हम, एक और सुर्खी है वो पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर, चुनाव की बात हो रही थी, तो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था जिसमें उन्होंने कुछ जानकारी दी और उस पर बाद में विवाद हो गया कि इन्होंने पूरी जानकारी जो है छुपा ली है। तो उसके लिए चुनाव आयोग ने अब सीबीडीटी को लिखा है कि आप इनकी पूरी जानकारी दें कि कितनी इनकी टैक्सेबल इनकम है या नहीं है, और ये जानकारी मैच होती है नहीं, वो बाद में हम देखेंगे। तो और है क्या कि ये शिकायत मैं थोड़ा सा श्रोताओं के लिए बता दूं कि ये शिकायत कांग्रेस ने की थी, और शिकायत में उन्होंने कहा है कि राजीव चंद्रशेखर की वित्तीय वर्ष 2021-22 में टैक्सेबल इनकम 682 रुपए थी, तो 680 रुपए, सॉरी, हाँ, तो 2 रुपए में क्या ही हो जाएगा, बट 680 रुपए थी। तो मगर गलती नहीं, पर वो तो कांग्रेस कह रही है कि 680 रुपए में चैनल कैसे इनके पास है, तो ये वो वाली चीज है कि उन्होंने गलत जानकारी दी है। ठीक। और आखिरी हमारी सुर्खी उसकी तरफ बढ़े, तो एक और सुर्खी छूट गई थी, वो पढ़ दे रहा हूँ जी कि एप्पल ने जो है एक बार फिर अपने यूजर्स को, भारत के खासकर और उसके अलावा 91 देशों के करीब यूजर्स को आगाह किया है कि आपके फ़ोन में पेगासस जैसा कोई और दूसरा वायरस हो सकता है। स्पाई सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से आप जो है सावधान रहिए। और आखिरी सुर्खी जिसकी हम 2 बार बात कर चुके हैं वो पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव जी का मामला पहुंच गया है। फर्जी विज्ञापन का जो मामला था, बाबा रामदेव ने 2 बार माफ़ीनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और कोर्ट ने दोनों ही बार उनका माफ़ीनामा अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि आपने कोर्ट को गुमराह किया। यहाँ तक बात आई कि आपने फर्जी टिकटें लगाई कि हमें तो विदेश यात्रा करनी है, लेकिन आप कहीं गए नहीं। तो हाँ, जैसे ये सुर्खियाँ पिछले 2 हफ्ते भी आई हैं, आपने जिक्र किया, कोर्ट ने इस हफ्ते, ये फिर से हमने इसलिए जोड़ी, कोर्ट ने इस हफ्ते बहुत सख्ती से कि कोई बात नहीं मानेंगे, और उन्होंने सरकारी मुलाजिमों को भी आड़े हाथों लिया। हाँ, उत्तराखंड सरकार और उनके विभागों को जो है खासकर इस बार लताड़ा गया। और एक बात भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि वी विल रिप यू अपार्ट। नहीं, ऐसा वाला मैं तो कहता हूँ सही है, अच्छा, धांधलीबाजों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये हमारी इस हफ्ते की प्रमुख सुर्खियां थी। अब हम चर्चा के लिए शार्दुल जी की तरफ जाते हैं। चर्चा से पहले 2 छोटी सूचनाएं। एक तो हमारा इलेक्शन फंड प्रोजेक्ट चालू है, आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, जिसमें हम द न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट साथ मिलके चुनावों को कवर कर रहे हैं। और एक ये पहले की तरह एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि आप पूरा एक बड़ा अमाउंट देना है जिसे जो सारी चीज़ों को कवर करेगा। उसमें छोटे छोटे बहुत ही फोकस्ड रिपोर्ट और प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपकी रुचि हो, आप उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। और हमारे करीब 15 रिपोर्टर और प्रोड्यूसर और संपादक सब जगह जाएंगे और रिपोर्ट करेंगे। जैसे हृदय हमारे साथ जुड़े हैं, वो गए हुए हैं इस समय मध्य भारत में। बाकी मनीषा, अतुल, धन्या और सुदीप्तो न्यूज़ मिनट से हैं। ये सब लोग रोज़ का वो सुबह का चुनावी शो करेंगे ही। और इसके लिए आप newslaundry.com/2024-election fund पर जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। और दूसरा, आप अपने पत्र हमें भेजते रहिए, अपने सुझाव, कोई आलोचना, आपको कुछ लगे, सुझाव भी देना हो अगर आपको कोई आलोचना के अलावा, तो आप हमें वो www.newslaundry.com/podcast-letters पर भेज सकते हैं। या फिर, और कहीं ज़्यादा आसान है, आप उसे podcasts@newslaundry.com पर ईमेल कर सकते हैं और ईमेल के सब्जेक्ट में NL चर्चा डालना ना भूलें, जिससे हमारे प्रोड्यूसर्स को आसानी हो। और ये सूचनाएं थी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन बनाए रखिए जिससे कि हम ईमानदारी से चुनावों की खबरें आप तक ला सकें।
सुर्खियों के बाद अपने खास मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि चर्चा को सुनने वाले जानते होंगे, क्योंकि इस बार मेरे हाथ में चीज़ें दे दी गई तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की, कम से कम मेरी नज़र में तो करी, बाकी तो हृदय हमारे मार्गदर्शक उस पर हैं ही, कि जो जलवायु परिवर्तन से जो लोगों के जीवन में मुसीबतें आ रही हैं और उनसे निपटने का जो तरीका है, और इसको और जलवायु परिवर्तन और उसके कारणों और उसके असरों को और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 यानी बराबरी का अधिकार और ज़िंदगी जीने के अधिकार से जोड़कर देखना चाहिए। उसमें और भी हम लंबी बातचीत करेंगे। ये मामला था द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया के लिए, जो भारत के सबसे ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिसे कहेंगे अंग्रेजी में, सबसे ज़्यादा खतरों में जो है, लुप्त होने की, ऑलमोस्ट लुप्त प्राय है। और इस मामले को लेकर सबसे बड़ी अदालत सुनवाई कर रही थी कि उसको संरक्षण कैसे किया जाए। और अधिकतर आप देखेंगे पर्यावरण मामलों में ये बहस यहाँ आकर टकरा जाती है कि आपको विकास चाहिए त्वरित गति से, या फिर आपको ये देखना है कि पर्यावरण कैसे बचे, जिससे ऐसा कहा जाता है कि विकास की दर और लोगों को गरीबी से निकालने की दर कम रह जाएगी। पर मैं बोलना बंद करता हूँ। मैं सबसे पहले हृदय के पास ही जाना पसंद करूँगा। तो हृदय, एक तो सबसे पहले एक छोटी सी बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऐसा कहने के बाद थोड़ा तो क्या परिवर्तन आएगा लोगों के परिदृश्य में उसको देखने के? और दूसरी बात ये कि अगर आप ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाले मामले के बारे में अगर आप श्रोताओं को थोड़ा सा बता सकें। ये देखिए, आपने कई चीजों को इसमें उठाया है और ये बड़ा ऐसी एक लेयर्ड चीज है। इसमें कई सालों तक जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को कवर करने के वजह से, अनुभव से मैं कह सकता हूं कि पहले तो हमें थोड़ा सा इसमें बहुत बारीक लाइन है, देखना पड़ेगा कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो दोनों बातें एक साथ होते हुए भी थोड़ी अलग अलग है। पर्यावरण को बचाना और क्लाइमेट चेंज की बात करना दोनों एक ही, लेकिन उसमें अंतर भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमें एक लंबे समय पर तक जो परिवर्तन होते हैं उनके बहुत मैथमेटिकल जो इवैल्यूएशन होते हैं उनके आधार पर हम बात करते हैं। तो हर चीज को क्लाइमेट चेंज से जोड़ना, क्लाइमेट चेंज की लड़ाई को कमजोर करना है, ये बात भी चेतावनी के तौर पर एक स्टूडेंट को हमेशा बताई जाती है जो क्लाइमेट चेंज का अध्ययन कर रहा होता है। नंबर 2, क्योंकि पिछले कम से कम 40 सालों में हमने जो जलवायु परिवर्तन वार्ताएं देखी हैं और तमाम देशों की जो हिपोक्रेसी देखी है और अदालतों के भी जो रुख देखे हैं, उससे मैं इसका हम स्वागत कर सकते हैं, लेकिन हम शक अपना लगातार बरकरार रखेंगे, क्योंकि अदालतें भी जानती हैं कि कैसे हेडलाइंस ग्रैब की जानी है। तो बहुत अच्छी बात अदालत ने कही है, लेकिन अदालत की बात तब है जब वो इस तरह के कार्यों पर रोक लगाए। माने कि जैसे उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग लग रही है, हिमालयी क्षेत्र में जहां ग्लेशियर हैं, जिसे थर्ड पोल कहा जाता है दुनिया का, इतना ज्यादा पानी है वहां पर बर्फ के रूप में, या साउथ और नॉर्थ पोल को बचाने की बात है। तो उन जगहों पर अदालतें क्या करती हैं, या मध्य भारत में जहां मैं अभी मौजूद हूं, उस वक्त जंगलों को बचाने के लिए हसदेव अरण्य जो है सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल है, उसको बचाने के लिए अदालत क्या करती है। तो ये वाली जो बात है कि अदालत का जो फैसला आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 21 लाइफ और लिबर्टी का अधिकार जो उसने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बात आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की, जो पक्षियों की बात की, उनको बचाया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनकी क्या जरूरत है, हम तो जीडीपी की ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है पर्यावरण एक बहुत बड़ा असेट है, अगर आप इसे खत्म कर देंगे तो आपकी जीडीपी ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। उत्तराखंड के उदाहरण के तौर पर हम इसे देखते आए हैं जी, या हिमाचल में जो पिछले साल बाढ़ आई जिस पर हमने स्पेशल सीरीज की थी, कि आपके तमाम जो बांध टूट जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, तो उतने पैसे का जो नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप पर्यावरण के लिहाज से कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। एक बात और कहेंगे, फिर बाकी पैनलिस्ट बात करेंगे, तो हम इसे आगे में आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा जो अदालती कार्रवाइयों के इस बारे में कि भारत की दुनिया की आबादी इस सदी के शुरुआत में, पिछली सदी की शुरुआत में 1900 में 1900 में केवल 1600 मिलियन थी, और आज दुनिया की आबादी जो है वो 8000 मिलियन है जी, यानी 5 गुना दुनिया की आबादी पिछले 125 सालों में बढ़ी है। भारत की आबादी जितनी लगभग अभी हो गई है उतनी आबादी पूरी दुनिया की थी 1890 के आसपास जी। तो हम समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज पर कितना प्रेशर है, और लाइफस्टाइल क्योंकि कई गुना ज्यादा आपका विलासितापूर्ण हो चुका है,
हम लोग कारों में चल रहे हैं, हम लोगों की बहुत हाई एनर्जी जो हमारे, हम रिमोट से दरवाजे खोल रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, स्वचालित सब चीजें हो गई हैं। जी जी तो इसका मतलब ये 8,000 मिलियन को हमें उस मुकाबले से 15,000 मिलियन समझना चाहिए। तो 10 गुना अगर आबादी इस धरती पर हो गई है तो अक्सर कहा भी जाता है वी नीड अनदर प्लेनेट। तो इसको इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि बहुत ज्यादा दबाव है और इस कारण क्लाइमेट चेंज जो है वो अपने एक स्थिति ऐसी आती है क्लाइमेट चेंज में कि जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं, फिर एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता है टेम्परेचर, उसके बाद आप उन चीजों को रोक भी नहीं सकते, अपने इमिशन बंद भी कर दें। तो मुझे लगता है शुरुआत के लिए हम इस बात को समझ लें कि रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर की बात जो की है, उस बात को लेते हुए एक अन्याय जो हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो अमीर हैं तो वो सारी रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हैं, और गरीब, जैसे अभी हीट वेव की बात चल रही है, तो हीट वेव का सबसे ज्यादा असर किसे है? रिक्शे वाले पर, खेती घर मजदूर पर, कामगार पर, उन लोगों पर असर, महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। तो ये असमानता जो है ना, क्लाइमेट चेंज, मैं आगे बताऊंगा, मैं चाहता हूं पहले बाकी पैनलिस्ट भी आ जाए, मैं आगे बताऊं कैसे देशों के स्तर पर भी ये असमानता बढ़ रही है। जी। देखिए, जैसा कि आपने दो चीज़ों पर खास ध्यान दिलाया, और मैं बात को मैं आपके पास पहले आना चाहूँगा, माया से पहले, क्योंकि एक चीज़ और है जो कई बार लोग भूल जाते हैं कि अगर आप देखें, हम अधिकतर लोग शहरी नज़र से इसको देखते हैं, पर जैसे खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उस तरफ के इलाके, जैसे सोनभद्र सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, जहाँ लगातार कोयले का इस्तेमाल होके बिजली बन रही है जो सब जगह जा रही है, लेकिन उस इलाके की जो हालत है और वहाँ की जो लोकल जलवायु पे जो असर पड़ रहा है और लोगों के जीवन पर जो पड़ रहा है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना और थोड़ा सा ही सही लोगों को बल मिलना, क्या आपको लगता है कुछ परिवर्तन की शुरुआत करेगा? क्योंकि परिवर्तन आने में तो लंबा समय लगता ही है, और जैसा देश ने एक बड़ा सही चीज़ पर ध्यान दिलाया कि अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो प्रति व्यक्ति जो संसाधनों का दोहन है वो भी बढ़ गया है। नहीं, कुछ तो इसमें जो है वो अवश्यंभावी इनएविटेबिलिटी वाला फैक्टर है जो कि समय के साथ होगा, लेकिन कुछ जो ह्यूमन इंटरवेंशन का जो उसमें मानवीय दखल है, उसकी जो संभावनाएं हैं, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है कि। और दूसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट की भाषा से बहुत सहमत नहीं हूँ, और जो पॉलिसी इंटरवेंशन, खासकर पिछले कुछ जजमेंट्स में उनकी जो भाषा रही है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉलिसी को लेके हो या फिर और भी, तो जो उसमें कहीं ना कहीं एक जुडिशियल ओवररीच का भी है कि ये जो कार्यपालिका के पॉलिसी इंटरवेंशन के स्तर पे हो तो वो ज़्यादा ठीक है। और आर्टिकल 21 तो एक ब्लैंक चेक जैसा है, उसमें हर चीज़ जो है, हर चीज़, आर्टिकल 21 का बहुत उदारपूर्वक उसका एक कहिए व्याख्या किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो अच्छी बात है, जिसमें कई तरह जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसको मौलिक अधिकार के तौर पे रखा गया है। लेकिन एक जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ कि कुछ गरीब राज्य हैं, जैसे बिहार है, उसमें एक 7 निश्चय में एक उन्होंने जल जीवन और पर्यावरण पर भी किया, और जो कि जिसका वहाँ के जो पॉलिसी सर्कल्स में काफ़ी मजाक भी उड़ाया गया कि ये इतना गरीब राज्य है, इसे आर्थिक जो है विकास पर ध्यान देना चाहिए, पहले पर्यावरण को ही लेकर बैठ गए। तो अब जो ये जो हृदय जी ने कहा भी, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो एक बना दिया गया है, एक विरोधाभासी चीज़। पहले तो इस पर मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो एक वो है। दूसरी बात है जो क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे थे, जो एक उसमें एक इगैलिटेरियन एलिमेंट जो है, जो जैसे टेम्परेचर बढ़ने का, ग्लोबल वार्मिंग का, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, खासकर से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो श्रम करते हैं, जो धूप में कड़ी धूप में श्रम करते हैं, उन पर ज़्यादा मार है।
तो जैसे एक निराला की बहुत इसी में एक कविता भी है, वो तोड़ती पत्थर देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, जो उसमें एक श्रमिक जो है वो धूप में कैसे उस पर असर है, उस पर है। तो ये सब है, लेकिन मेरे ख्याल से न्यायपालिका के तौर एक डंडा ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से पॉलिसी जो बनता है उसको सिर्फ लीगली सस्टेनेबल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। उसमें लॉजिस्टिक का भी होना चाहिए। उस पॉलिसी स्तर पर बहुत सारी चीज़ों के बाद पॉलिसी एक कोई कामयाब होती है। अब आप कहिएगा ये सब बहाने हैं, पॉलिटिकल विल की कमी है, वो सब है, लेकिन एक मेरे ख्याल से एक पॉलिसी बहुआयामी होती है, सिर्फ न्यायपालिका के एक दखल से उसका ये ना। ये बात तो देख, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ मोर और लेस, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे देश हमें बार बार कई बार याद दिलाते रहते हैं कि ये बहुत धीमे धीमे होने वाली प्रक्रिया है, तो विल से ज़्यादा, पॉलिटिकल विल से ज़्यादा इसमें लाइक जो पूरी नैसर्गिक समझ है उस चीज़ की ओवरऑल, उसकी कमी है। माया, मैं आपके पास थोड़ी देर से इसीलिए आया क्योंकि एक तो आपका किस नज़रिए से देखना है अदालत के स्टैंड को, दूसरा इसमें दो ऐसी चीज़ हैं, एक तो लोगों की नज़र में ना होते हुए भी पर्यावरण और जलवायु के मतलब क्लाइमेट चेंज के मामले वो अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये ओवरऑल एक सिस्टम है, किसी एक के करने से तो कुछ होगा नहीं। तो उसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो खींचतान है, जैसे कि कुछ साल पहले मामला आया था कि भारत में जब ये सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरिंग पे बड़ी चीन और अमेरिका में खींचतान है और वो एक दूसरे के प्रोडक्शन को रोकने को और डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो आप इस पर बोले। एक चीज़ और है पर वो मैं बाद में पूछूंगा, उसमें मेरा ये कहना था कि महिलाओं का के ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। इनफैक्ट कोर्ट ने भी ये कहा कि क्योंकि हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ कई मामलों में अभी भी बदल रही हैं, पूरी तरह नहीं बदली हैं, तो इसका बुरा असर झेलने वालों में आर्थिक असमानता के साथ, जैसा आनंद ने कहा, महिलाएं भी सबसे आगे रहती हैं। तो इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे आपने बिल्कुल सही बोला कि क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब हमेशा मुद्दे रहे हैं। एमिशंस पर भी इंडिया हमेशा बोलता आया है कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने जो ऑलरेडी किया है हम कैचअप करने की कोशिश में हैं, तो हमसे क्यों बोला जा रहा है कि आप अपनी प्रोडक्शन चेंज करिए, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग चेंज करिए। तो ये एक डिप्लोमेटिक मुद्दा तो बन गया है इंटरनेशनल लेवल पे। नाउ पॉइंट ये है कि ठीक है, अपनी असर्शन इंडिया करना चाहती है इंटरनेशनल स्टेज पे कि हमें अपनी जीडीपी बढ़ानी है, हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, वो सब बातें ठीक हैं, अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन उसका जो असर देश के अंदर जो लोग रहते हैं जी, उस पर क्या है, वो डिप्लोमेसी से तो हटके है। आई मीन, आई थिंक हृदेश विल एग्री विद मी ऑन दिस दैट वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपको अपना इंटरनेशनल स्टेचर, इंटरनेशनल ग्रोथ, इंटरनेशनल पोजीशन आपको असर्ट करना है, ये देखते हुए कि अंदर भी क्या असर पड़ रहा है, वो आई थिंक हम नहीं कर पा रहे हैं उसको बैलेंस। सीधी बात तो ये है। और दूसरी बात जो आपने महिलाओं के बारे में पूछा, आई कम्प्लीटली अग्री कि एक्चुअली ना सिर्फ एनवायरमेंटल पॉलिसी, आप हर किसी पॉलिसी में देखिए इंडिया में महिलाओं पर असर जो पड़ता है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली पड़ता है जी। रूरल इंडिया तो खैर श्रिंक होता जा रहा है, हम उसको अर्बन इंडिया बोलते हैं अभी, बिकॉज इट्स ऑल सेमी रूरल, सेमी अर्बन। मैं सोनीपत में पढ़ाती हूँ, अच्छा, अशोका यूनिवर्सिटी, जहाँ उसका कैंपस है वो असावरपुर नाम का एक गांव है। आप उस गांव में जाएंगे, वहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एरिया बन गया है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज पर कॉलेज। वहाँ पे जो फार्मर्स वहाँ पे काम करते थे, आप देखेंगे वहाँ पे, आप हमारी यूनिवर्सिटी पे ही जाएंगे, आप देखेंगे कि रोड जो हाईवे से आ रही है वो जाके बीच में खेत में कट गई है क्योंकि वहाँ पे आगे फार्मर्स ने बोला हम यहाँ से आपको आने नहीं देंगे, सो कच्चे रास्ते से आपको घूम के फिर जाना होता है। यही है ना हमारे क्लैशेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि उनको जमीन से इतनी जुड़ी हुई, एनवायरनमेंट से इतनी जुड़ी हुई उनकी अपनी तरक्की है जी। और हम शहरी लोग आके बोल रहे हैं कि
अब इन सब की ज़रूरत है। आई मीन आई थिंक ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में सिर्फ, टू बी फेयर, ये सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप हर एक डेवलपिंग कंट्री में जाएंगे, यही मुद्दे, द कॉन्ट्रडिक्शन एंड द टसल बिटवीन कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखते आएंगे। आप अफ्रीका में जाएंगे, वहाँ पे भी यही मुद्दे हैं। आप एशियन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जाएंगे, यही मुद्दे हैं। सवाल ये है कि जैसे चाइना ने बोला, हमारी सोसाइटी के मुद्दे भाड़ में जाएं, हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भाड़ में जाएं, हमें अपनी ग्लोबल तरक्की के लिए ये करना है, वहाँ पे वन पार्टी स्टेट है, वो कर रहे हैं। क्या हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं? आई थिंक क्वेश्चन इज दैट, यू नो। जी, तो लाइक जो आपने बात कही वो सही है कि कई बार शहरी भारत और ग्रामीण भारत आजकल खासतौर से डिजिटाइजेशन की वजह से बड़ी विचित्र परिस्थितियों में टकरा जाते हैं, और फिर वो टकराव अलग अलग तरह के होते हैं, कई बार रोचक भी होते हैं, कई बार उनके गंभीर परिणाम भी होते हैं। पर विकास, आप इतनी देर से सबको सुन रहे थे और आप समझते भी हैं दोनों दुनियाओं को, लाइक शहरी दुनिया को भी और ग्रामीण को भी। और ये जो आर्थिक असमानता आती है छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे आपको खूब सरकार भी भाषण देगी और लोग भी बताते हैं कि आपको ये अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, लेकिन आमतौर पे जो चर्चा नहीं होती कि उसकी एक सतत आर्थिक कीमत भी है, वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। और कोर्ट ने भी उस पर कहा कि आर्थिक असमानता कोई और बढ़ाता है। तो आप इस पूरे सिनारियो को कैसे देखते हैं कि क्या कोर्ट के कहने से कुछ फ़ायदा होगा? वो तो आपका एक पत्रकार के तौर पर टिप्पणी है, पर एक व्यक्ति के तौर पर आपको ये खींचतान कितनी परेशान करती है, आपके विचारों को कितना खंगालती है वो? जैसे बहुत सारी चीज़ें हृदय जी ने भी कही, मैडम ने भी कही और आनंद जी ने भी कही। मैं इसमें एक चीज़ सोच रहा था कि अभी बिल्कुल नया कंसेप्ट है ईवी हमारे सामने। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, शुरू में आया तो बहुत अच्छे लच्छेदार उसकी मार्केटिंग हुई कि कैसे पर्यावरण पर उसका जो है फ़ायदा है, किस तरीके से एमिशन कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। फिर बहुत जल्द एक स्टडी आ गई कि इसका कार्बन फुटप्रिंट तो उससे भी ज़्यादा है जो अभी हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बैटरियों को देखें, अगर हम बैटरियों को बैटरी का प्रोडक्शन देखें प्लस बाकी चीज़ें देखें, तो इन सारे उसमें जब हम बातचीत करते हैं, जब हम चर्चा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि आनंद जी ने भी कहा कि पॉलिसी कोई एक आयामी चीज़ नहीं है, बहुआयामी चीज़ है। उसमें आप भी होंगे, बाकी चीज़ें भी होंगी, गांव भी होगा तो शहर भी होगा। गांव से लोग शहर की तरफ भी गए हैं नौकरी के लिए, लेकिन जो लोगों ने नौकरी की है, जैसे मैं गाँव से आता हूँ, जब मैं यहाँ शहर में नौकरी कर रहा हूँ, जब मैं वापस गाँव जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं कि यहाँ ये फ़ायदा ज़रूर है लेकिन कुछ चीज़ें नुकसानदायक भी हैं। गाँव की ज़िंदगी से जब आदमी दूर, जैसे खेती हर किसान, जब जहाँ अशोका यूनिवर्सिटी की बात की मैडम ने, उन लोगों के लिए ज़मीन ही है उनका जीवन पूरा। बिल्कुल, वो आपकी हमारी तरह नौकरी पे नहीं चल सकते, ना उनके लिए नौकरी अवेलेबल है, उनके पास उस तरीके की चीज़ें भी नहीं हैं। जैसे हम और आप अपनी नौकरी बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि उनका साधन वहीं से आ रहा है सारा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा रहता है, और एक समय के बाद कुछ लोगों को लगता है कि गलत हुआ, वापस गांव की ओर जाना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है नहीं, शहर भी ठीक है और शहर की तरफ भी बढ़ना चाहिए, आगे सुधार होने चाहिए, क्योंकि गांव में फिर और सारी चीज़ें, गांव में फिर सामाजिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक राजनीति भी है, समाजशास्त्र फिर आ जाता है उसमें, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर जगह के अपने नफ़े और नुकसान है, और इसमें अल्टीमेटली धीरे धीरे बैलेंस बनता भी रहता है, नेचुरली बन जाता है। अब देखिए, गाँव में शुरुआत हुई जब बहुत बिल्कुल शुरू में, तो किस तरीके से जाति का एक वो था, एक दूसरे से, मतलब जाति का वर्चस्व कितना था। अब वो धीरे धीरे कम हुआ जैसे जैसे एजुकेशन पहुंची, लेकिन भारत के बहुत से राज्यों में आज वैसा नहीं है मामला। अभी भी वो उतने ही पिछड़े हैं, उतना ही वर्चस्व है, उस तरीके से चीज़ें। तो पूरी जो बात मैंने शुरू की थी जैसे ईवी से, तो अभी हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि हम कहाँ मार्केटिंग में तो नहीं फंस रहे हैं, किसी और चीज़ में तो नहीं फंस गए हैं, या किसी और तरीके से तो चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो हमें जैसे पोस्ट ट्रूथ एरा जो समय एक आया था, पोस्ट ट्रूथ एरा में चल रहे हैं शायद हम। और मैं एक और बात ये ईवी को लेकर कहना चाहती हूँ कि मतलब हमारे जैसे इकोनॉमी में आप अगर उसको नॉर्मल गाड़ी या नॉर्मल व्हीकल से ज़्यादा हाई प्राइस करेंगे शुरुआत में, लोग तो उसी पे अटक जाएंगे कि भाई ये मैं 5-6 लाख 7 लाख एक्स्ट्रा
किस लिए दे रही हूँ। और दूसरी बात, हम भी अब अभी भी थर्मल पावर यूज कर रहे हैं। उसमें एक चीज तो और है एक तो हाँ, एक तो ये है ना कि अगर हम थर्मल पावर यूज कर रहे हैं और आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, आप फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर, आई मीन हम कहाँ पे क्या नुकसान कर रहे हैं, क्या फायदा कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आई है बात। वो मार्केटिंग के उसमें लग हाँ। जा रहा है ना। और दूसरी जैसे एक चीज जो छूट गई उससे, जब आप नॉर्मल जो गाड़ियां हैं हमारे पास डीजल की, पेट्रोल की, अब उसमें एक जैसे हम एनसीआर में हैं तो डीजल की गाड़ी 10 साल चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। आरसी आपकी 15 साल की है, बाकी 5 साल के लिए क्या करेगा आदमी। एक चीज। दूसरा उसमें इशू ये है कि कोई आदमी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, उसकी गाड़ी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी अच्छे से चल सकती है, और सोचता है उसका कार्बन, बहुत से लोग फिएट अभी भी चला रहे हैं अभी भी, और उसका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। लेकिन आपने वो स्क्रैप कर दिया, कचरा आप क्रिएट कर रहे हैं ना। तो अगर आप सेम टाइम पे कह रहे हैं कि आपको एनवायरनमेंट बचाना है, बाकी चीज़ों संसाधनों को कम करना है, आपको दोहन कम करना है, तो आपको पॉलिसी भी उस तरीके से देखनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा आना चाहता हूँ। इसमें दो चीजें हम एक साथ बात कर रहे हैं। जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, तो जब अगर हमें पर्यावरण को बचाने की बात करनी है, देखिए कोई भी तरीका ऐसा नहीं हो सकता, इवन रिन्यूएबल एनर्जी कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस क्लाइमेट चेंज। कुछ भी क्लाइमेट चेंज से नहीं, जो असली चीज होती है वो है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। तो हमको ऐसे शहर बनाने पड़ेंगे जहां गाड़ियां कम हो और जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत रॉबस्ट हो। ठीक है, पिछले कुछ वक्त में मैंने कोशिश की है, और मैं बहुत कामयाब इसलिए हो सकता हूं क्योंकि मैं अपने टाइम के आवर और वक्त डिसाइड कर सकता हूं। मैं मेट्रो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। जब तक आप किसी शहर में ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं लाएंगे जहां लोग जो है एक लार्ज बड़े व्हीकल में चल रहे हैं, तब तक आप कितनी भी सड़कें बनाते जाएं, वो आपके पर्यावरण को और जो अर्बन फ्लडिंग है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि वो गाड़ियां सड़क पे आनी बंद होने वाली नहीं है। दूसरी बात जो माया ने कही कि आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतार रहे हैं, जो विकास ने जिसकी उदाहरण किया, वो शोपीस बन के रह जाते हैं जब तक कि आप उसे थर्मल पावर से रिचार्ज कर रहे हैं बैटरियों को। देखिए, आपने पोल्यूशन की लोकेशन को चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी आप जो इमिशन ग्लोबल जो एनवायरमेंट में हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं जो पहले हो रहे थे। आपने सिर्फ चीज है तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी से, लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है वो आता है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपको मिनरल्स लेने हैं, तो फिर एक बार आप एनवायरमेंट पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि आप कहां तक सोलर पैनल बनाएंगे। और जैसे जो आपने अभी चिड़िया को बचाने की बात कही, इवन जो रिन्यूएबल जो संयंत्र लगा रहे हैं, बिजली लगा रहे हैं, उनको लेकर भी कई बार विवाद हुए हैं। आप गूगल में देखिए कि उससे भी पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। तो यानी हो क्या रहा है कि जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदल रहे, जब तक हम पैदल चलना नहीं सीख रहे, जब तक हम ऐसे फुटपाथ नहीं बना रहे हैं जहां पर साइकिल चलें, जब तक हम ऐसी व्यवस्था खड़ी नहीं कर रहे हैं जहां पर आपका पर कैपिटा कंजम्पशन घटता है। आज आप अगर मॉल्स में खरीदारी करने हम सब जाते हैं, तो आपको एक मैगी का पाउच नहीं मिलता है, वो आपको 10 मैगी के पाउच का एक साथ पैकेट देता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री आपका कंजम्पशन बढ़ाना चाहती है, चीजों को बेचना चाहती है। तो ये बहुत ही एंटी क्लाइमेट और एंटी इन्वायरमेंट अप्रोच है। जब आप लोगों से कहते हैं कि आप ज्यादा खाओ, भूख जितनी लगी है उससे भी ज्यादा खाओ, फेंको लेकिन खाओ, तो ये बड़ी चीज है। दूसरी बात में जो उदाहरण बात पहले डिप्लोमेसी की माया ने की थी, उस पर आना चाहता हूं। ये जो हिपोक्रेसी है ये ग्लोबल लेवल पे इतनी ज्यादा है कि अगर आप G20 देशों को देखेंगे तो 80% जो क्लाइमेट चेंज है, बल्कि मैं एहतियात के साथ बोल रहा हूं 90% क्लाइमेट चेंज, 95% क्लाइमेट चेंज के लिए वही देश जिम्मेदार है। अगर आप चाइना को जोड़ेंगे, चाइना 28 + 16 कितना हुआ आपका, जो अगर इसको जोड़ेंगे तो लगभग 45% ग्लोबल इमिशन जो है वो चाइना, इंडिया और अमेरिका के हैं। जो करंट इमिशन है उसमें यूरोप को जोड़ के 50% तो यही चार, अगर पूरे यूरोप को एक देश मान लिया जाए तो इनका है। तो इसीलिए अभी एक कैरिबियन जो देश हैं उनके राष्ट्रपति ने कहा था कि हम तो जंगलों को बचा रहे हैं, हम तो आपके लिए कार्बन सिंक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अमीर देश क्या कर रहे हैं। यही आर्गुमेंट लेकर भारत भी वर्ल्ड स्टेज पर बहस करता है जी। और ये कहता है कि हमको भी, हमारी जनता को भी आगे बढ़ने का और उसको भी तरक्की करने का अधिकार है। तो ये एक बड़ा आर्गुमेंट जो है यहाँ पर शार्दुल खड़ा होता है कि भारत, लेकिन अब उसमें एक चीज हमको अपने स्पॉटलाइट अपने ऊपर भी करनी पड़ेगी। वो ये है कि जब भारत अपनी एनर्जी बास्केट को देखता है तो उसका 55 से 60% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जो है वो कोल से आती है, थर्मल है, जो लेकिन जब आप देखिए गर्मियां आ रही हैं, तो अभी कल ही पावर मिनिस्ट्री ने भी कहा है, कल का मतलब पिछले हफ्ते ही पावर मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इस बार जो हमारी पीक पावर डिमांड जो 2,60,000 मेगावाट होने वाली है, उसको पूरा करने के लिए हम कोल पे डिपेंड है। तो 50-60% आपकी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जो है वो 80% आपका आउटपुट देती है। इसका मतलब आपके रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अंडर एक्सप्लॉइटेड है जी।
तो ये पॉलिसी फ्लॉ है जिसकी ओर आनंद इशारा कर रहे थे कि आपने जितने पावर प्लांट लगाए हैं कोयले के, आप उससे 50% ज्यादा कोयले से डिमांड कर रहे हैं। यानी आपका आलस ऐसा है कि आप थर्मल पावर पर डिपेंड रहना चाहते हैं, आप विंड को और बाकी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते। आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो अदालतों की आपने बात की, जागरूकता की अभी भी हिंदुस्तान में हमें मानना पड़ेगा कि लोग उम्मीद के आइलैंड्स दिखाई देते हैं, लेकिन जागरूकता के लिए अभी बड़ी कोशिश करनी जरूरी है। अच्छी बात, मतलब ये डार्क वो है, लेकिन अच्छी बात है कि लोग चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं कंजम्पशन, लेकिन जो मिडिल क्लास कंज्यूम कर रहा है वो बहुत तेजी से कंजम्पशन की राह पर आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम है कि पुर्तगाल में पिछले साल सितंबर में 6 युवाओं ने सारे यूरोपियन देशों पर एक मुकदमा कर दिया कि आपकी वजह से आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं, और मुकदमा चल रहा है कि हम लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं। तो अदालत में कहा गया कि भैया आप लोग ये सरकारों की ओर से कहा गया कि ये युवा प्रूफ नहीं कर सकते कि हमारी वजह से क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज की वजह से इनकी जिंदगी बर्बाद हुई है। तो उनके युवाओं ने कहा कि आके आप हमारे जंगलों को देखिए, जब हमारे आपके जंगल आपकी पॉलिसीज की वजह से जलते हैं तो उसका धुआं हमारे फेफड़ों में जाता है, हमारे घर बर्बाद होते हैं, हमारी खेती बर्बाद होती है। तो ये चीज अदालतों को जो बात कही उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जब पंजाब हरियाणा में अनायास बारिश हो जाती है, फसलें बर्बाद होती हैं, हिमाचल की बागवानी पिछले साल पूरी की पूरी खत्म हो गई जिसकी हमने रिपोर्टिंग की थी, तो उन लोगों का जो कोर्ट का आर्गुमेंट है यहां पर आके ठहरता है कि असमानता भी बढ़ रही है, गरीबी भी बढ़ा रहे हैं, और लोगों का नुकसान भी क्लाइमेट चेंज से आप कर रहे हैं। हृदेश, आपने काफी लगभग सारी बात तो कह दी। जो मुझे एक दो बात पूछनी थी कि वो जो भारतीय समाज में भी और खासतौर से कंपनियां, और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर लगता है सरकार भी एक मतलब भौंडी नकल कर रही है अमेरिका का जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन कल्चर है, बजाय किसी और विकसित देश की नीतियों को अपनाने के। अमेरिका का जो ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करने का और फेंकने का कल्चर है, उसको हमारे यहाँ बढ़ावा बहुत मिल रहा है। पर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कोर्ट ने एक छोटी सी और बात कही कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, कि दिस इज़ अ राइट ऑफ पीपल, कि वो अधिकार है लोगों का, वो कोई सरकार अगर उसे मुहैया करा रही है, उस पर काम कर रही है, तो उस पर उपकार नहीं कर रही। और एक पर तो मैं आपकी और माया की दोनों की टिप्पणी चाहूँगा, आखिरी बात, कि ये बात मुझे मालूम नहीं थी कि भारत सरकार ने नीतियां तो बहुत बनाई हैं, लेकिन कानून एक भी नहीं है हिंदुस्तान में पर्यावरण से जुड़ा हुआ। जो मुझे रोचक बात लगी, मुझे मालूम नहीं था कि कोई भी लेजिस्लेटिव कानून पास नहीं किया आज तक संसद ने पर्यावरण या जलवायु से परिवर्तन से लेकर, दोनों में से किसी पे भी नहीं। देखिए, कानून अलग अलग, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वो भी एक तरह से आदिवासियों को अधिकार देता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कहना कि प्रोटेक्शन के लिए कानून नहीं है, कानूनों को लंबे कुछ वक्त में कमजोर किया गया है। और जो एक अंतर्राष्ट्रीय, उसमें बाद में बोलिए, सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज के कारण है वो फॉसिल फ्यूल को जलाना है जी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं पर फॉसिल फ्यूल कंपनियों का कब्जा है। अभी यूएई में जो COP28 हुआ था, वहां पर वहां के जो अध्यक्ष थे वो फैकान अल-गबेर थे, जो वहां की एडनॉक जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, उसके CEO थे। अजरबैजान में इस साल फिर होना है, और वहां पर जो 25 साल तक सरकार में तेल मंत्री रह चुके हैं, तेल मंत्रालय प्रमुख रह चुके हैं, मुख्तार बाबायूब, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। यानी आपने दिल्ली को दूध के पहरे में बिठा दिया है, राइट। उसका ऑडियो भी लीक हुआ था शायद अभी यूएई वालों का, कि वो चिल्ला रहे थे नहीं आप फॉसिल फ्यूल बंद करने की पैरवी कैसे कह सकते हैं। इसमें ऐसे में भारत का आर्गुमेंट सही बैठता है कि आप तो अपना, क्योंकि तेल जलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको तेल मिल गया है, आपके पास तेल है, हमारे पास कोयला है, हम कोयला जलाना चाहते हैं। भारत के नीति आयोग ने एक बहुत रोबस्ट कोयला गैसिफिकेशन की नीति बनाई है, जिस पर मैंने एक आर्टिकल न्यूज लॉन्ड्री पर भी पब्लिश हुआ, वो लिखा था कार्बन कॉपी के लिए। लेकिन कोयला गैसिफिकेशन में दिक्कत भारत के पास क्या है कि भारत के पास कोयल बहुत खराब क्वालिटी का है, उसका 40% ऐश कंटेंट है उसमें। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से बचने की, तो उसमें हमें बड़ी बात करनी चाहिए, मतलब बड़े लेवल पर बड़े इमिशंस कहां से हो रहे हैं, कोयला बिजली घरों पे सवाल उठाने चाहिए हमें। सरकार की बड़ी पॉलिसी, छोटी छोटी बातों से ये लड़ाई इतनी बड़ी है, वो आसानी से हल नहीं होगी। वो हम बातें कर सकते हैं ड्राइंग रूम में, लेकिन बड़ी कंपनी को कौन टारगेट करेगा। जैसे आज देखिए, और ये बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारे देश में 3.5 लाख मिलियन टन कोयला है, और अगर हम जितनी अभी कैपेसिटी से निकाल रहे हैं कोयला, उसकी 2.5 गुना कैपेसिटी से भी कोयला निकालेंगे तो 40% कोयला ही निकाल पाएंगे 2070 तक, जो हमने कहा नेट जीरो होना है। लेकिन आज भारत के सबसे घने जंगलों को खोदा जा रहा है। अगर आपके पास इतना ज्यादा कोयला है और आपकी अभी भी एक्सप्लॉयटेशन की कैपेसिटी इतनी कम है, तो आप पहले उन जंगलों से कोयला निकालिए जहां पर्यावरण कम नुकसान होगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां वो जंगल चाहती है जहां उन्हें कम पैसा खर्च करके वो कोयला निकालें। तो ये एक बड़ी समस्या है जिस पर हमें सवाल उठाने हो। आप
पहले बोले वो जो मैंने बात पूछी थी कि कानून वाली बात और सरकार की, जिस पर हृदेश ने भी रोशनी डाली कि कानूनों को घुमा फिरा के उन्हें कमज़ोर भी किया जा रहा है और सरकार का जो ढीला ढाला एटीट्यूड है, जैसे जंगलों की बात उन्होंने प्रकाश डाला। आई थिंक हृदेश ने कानून और सरकार पे तो काफ़ी कुछ कह दिया है। मैं इसको थोड़े दूसरे नज़रिए से देखना चाह रही हूँ, जो है मतलब सिविक कम्युनिटीज़, अर्बन कम्युनिटीज़ जो अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाएंगी थोड़ी सी, और हम लोग वो अर्बन सेंटर्स में ही कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे एजुकेशन है, यहीं पे स्कूलों में। अब आप हर स्कूल दिल्ली में देखिएगा, बच्चों को 6ठी क्लास से 7वीं क्लास से क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया जा रहा है। एनवायरमेंटल स्टडीज एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बना दिया है यूजीसी की तरफ से, आपको कॉलेज में भी करना पड़ता है। जैसे पहले मॉरल साइंस होता था। जैसे पहले मॉरल साइंस था, अब एनवायरमेंटल साइंसेज ने मॉरल साइंस की जगह ले लिया। हालांकि हमें मॉरल साइंस की भी जरूरत है, लेकिन वो अलग बात है। बट आप जो देख रहे हैं, आपके जो मतलब टीन्स यंग जनरेशन है और जो उनके पेरेंट्स की जनरेशन है, उन्हीं दोनों में झगड़ा होता रहता है। आप दिवाली का एग्जाम्पल देख लीजिए। बच्चे आके बोलते हैं कि हमें पटाखे नहीं जलाने हैं, माँ बाप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम जलाएंगे, हमारा त्योहार है, हम जलाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे स्कूल बंद है। पोल्यूशन सिर्फ पटाखों से नहीं होती। अब आप कितना ये आगे पीछे बहस करते जाएंगे। आई थिंक जो एक जेनरेशनल डिवाइड है, उसको ट्रांसेंड करना भी ज़रूरी है इन मामलों में। और जो हृदेश ने बात की, मास ट्रांजिट, क्रिएटिंग साइड वॉक्स, इन सब में भी आई थिंक रेजिडेंट्स ऑफ सिटीज़, उनकी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम क्यों नहीं डिमांड करते हैं अपने नेताओं से कि आप साइडवॉक बनाएं, आप उनके पत्थर टूटे मत रखें, आप वहाँ पे जो स्क्वाटिंग होती है, मतलब हर चीज़ की समस्या यहाँ पे। आई थिंक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज अपनी जगह पे है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की जो बात विकास ने भी की, हृदेश ने भी की, उसके लिए तो हम खुद जिम्मेदारी ले सकते हैं ना। बट वही था। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल जो अगला आखिरी बात जो मैं इससे उनसे आनंद से पूछने वाला था, वो इसी से जुड़ी है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी वाली बात है और पब्लिक में जागरूकता वाली बात है कि वो स्वतः लोग जागरूक हों, थोड़ा सोचें इस बारे में, ये भारतीय समाज के लिए तो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। इस पर हम बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जिस गति से हमारी लाइफ में असर बढ़ता जा रहा है और जिस गति से जागरूकता चाहिए वो तो हो नहीं पा रही। तो इसको आप देखा कैसे जाए एक सामाजिक विज्ञान के स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर, कि वो जागरूकता कैसे बढ़े? जैसे जो औद्योगिक क्रांति थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, जो जिसमें हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज में अभी ग्लोबल साउथ रहा जी और जिसका ये लोग क्लाइमेट में जस्टिस की मांग करते हैं। तो बेसिकली उस समय विकास का जो राजनीतिक दर्शन था, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंथ्रोपोसेंट्रिक था, मतलब मानव सेंट्रिक, और उसका मूल था ये कि मैन शुड बी द मेजर ऑफ ऑल डेवलपमेंट। मैन एंड मैन इज़ द ओनली मेजर ऑफ ऑल डेवलपमेंट। मानव ही सभी तरह के विकास का एकमात्र मेजर है। वो एक्सटर्नलिटीज़ उसकी जो क्रिएट हो रही हैं बाहर, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो जिस्ट था, जो गाइडिंग स्पिरिट ये था जी। उस समय कई चीज़ें नहीं सामने आई थी जो समय के साथ सामने आई। मेरे ख्याल से सस्टेनेबिलिटी को जो इनोवेटिव चीज़ें हैं, साइंटिफिक, अगली पीढ़ी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेगी। इस पीढ़ी को क्यों सिर दर्द लेना? ये विकास करे तो मानव जो सभ्यता बढ़ी है, मानव इतिहास जो बढ़ा है, वो इसी तरह से बढ़ा है कि हर पीढ़ी जो है अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेती है। ये भी एक जो एंटी एनवायरमेंटलिज्म एक स्ट्रैंड है, मतलब एक छोटा स्ट्रैंड है। ये बहुत पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा निहिलिस्टिक भी तो है। नहीं, यार ये बहुत पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि बहुत मेन स्ट्रीम थॉट नहीं है। लेकिन एक ये भी है
ये विकासशील समाज में भी है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये है कि भाई ये सब बड़े देशों की समस्याएं हैं, विकसित समाज की समस्या है। हम जो सामने आ रहा है जो इमीडिएट है उसको ग्रैब करो और विकास करो। और एक एंग्जाइटी डेवलपमेंट का जो हम पीछे रह गए हैं, चाइना में जो एंग्जाइटी थी कि ग्लोबल ऑर्डर में अहेड होने के लिए आप पहले ये सब कीजिए, ये सब विकसित देशों का सिरदर्द क्यों ले रहे हैं। तो वो जो है भारत में भी दिखे। लेकिन मेरे ख्याल से जो रियो समिट जो है 92 के बाद अर्थ समिट जो है, उसके बाद उसमें एक बड़ी चूक मुझे लगी, वो रियलिस्टिक टारगेट्स में नहीं रही। वो क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह है, वो धीरे धीरे फिर जो है रियलिस्टिक अब वो होने लगी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके डिमांड बहुत ज़्यादा है। हृदय जी मुझसे सहमत नहीं होंगे क्योंकि उनके बहुत संवेदनशील हैं वो एनवायरनमेंट कंसर्न्स पे। लेकिन मेरे ख्याल से वो पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में उसके टारगेट्स बहुत रियलिस्टिक नहीं थे। और लेकिन समय के साथ वो रियलाइज हुआ कि इसमें जैसे बहुत सारे कॉप में, खासकर पेरिस में जो कॉप समिट 2015 में हुई, वहाँ तक वो थोड़ा सा फिर से रिवाइज होकर थोड़ा और रियलिस्टिक होने का है। हालांकि उसकी दिशा और है, वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए, जिससे कि ग्लोबल फ्रस्ट्रेशन विथ टारगेट्स कम हो। जी। अभी जो है बीच में कई सारे टॉक्स टूट गए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत है। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं एनवायरनमेंट के इधर उधर, उनका अपना फ्रस्ट्रेशन है, जो कि पॉलिसी पे भी उसके रिपल इफ़ेक्ट्स हैं। तो हम कुछ यथार्थवादी जो है उस तरह के जो है लक्ष्य लेकर चलेंगे, वो ज़्यादा ठीक होगा। जी विकास, अंत में आप कुछ कहना चाहें? सस्टेनेबिलिटी से मुझे ध्यान आता है कि जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा ठीक ठाक स्टेट है। अरे बहुत बढ़िया स्टेट है। मेडल कितने लाता है? नहीं, मेडल के अलावा कृषि के नजरिए से बात हम यूपी से देखो कुछ करते नहीं, बस राजनीति करने पे तुले में कौन किसी काम के स्टेट हरियाणा मतलब कृषि और आर्थिक नजरिए से भी ठीक ठाक स्टेट है जी। और मैं जब ध्यान करता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि कृषि ऐसा काम है कि जो एनवायरनमेंट के साथ साथ ही चलता है लगभग ना। ऐसा उसमें मुझे ध्यान नहीं आता कि ऐसा कोई काम करता हो आदमी कृषि में जिससे कि एनवायरनमेंट पे प्रतिकूल असर पड़े। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुआ पराली जलाने का जो मामला सामने आता है, और भी चीजें हैं बट और भी जनरली लेकिन पराली जलाना कैसे आया, तो उस बारे में एक बार बात भी हुई थी, हृदय जी को याद है सर वो बात हुई थी कि जैसे ही मशीनें आई तो जो कामगार थे, कृषि मजदूर थे, वो हट गए। उसके बाद स्टबल बचने लगा, तो उसको आसान तरीका अपनाया गया कि जला दिया जाए इसको, जिससे एनवायरनमेंट पे असर हुआ। साथ साथ वहाँ जितने डेवलपमेंट हैं, जैसे थर्मल प्लांट है, बाकी चीज़ें हैं, तो मुझे जो ध्यान आता है कि अगर आप बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक नज़रिए से, रहन सहन के नज़रिए से, जिसमें दोनों चीज़ें हैं, एजुकेशन भी है और मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, मोरल वैल्यूज़ भी हैं जी, है ना, गांव के जीवन में जी। और उसकी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है मोरल वैल्यू की। एजुकेशन इस बात की तो गारंटी नहीं है शायद कि मोरल वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, तो एक वो चीज़ है। तो वो उस तरीके से अगर आप जी रहे हैं, उस तरीके से आप चीज़ें हैं, बिल्कुल आप ग्रामीण नज़रिए से देखें तो वहाँ दोनों चीज़ें हैं, विकास भी आया है, उसके साथ साथ आपके पास बाकी चीज़ें भी आई हैं। लेकिन विकास एकदम से जिस तरीके से आया है हरियाणा में, जैसे एकदम थर्मल प्लांट लग गए, बहुत सारा पैसा आ गया, तो फिर वो उसका जो भोंडा प्रदर्शन वो कहीं भी शुरू होता है, तो उसमें दिक्कतें हैं। और उसके साथ साथ फिर बाकी चीज़ें आती हैं, फिर पॉलिटिक्स आती है, जो सर भी कह रहे हैं रियलिस्टिक गोल नहीं आते हैं, तो वो सारी चीज़ें उस तरीके से शुरू होती हैं, जो मुझे लगता है। जी हृदय, देखिए विषय समाप्त हो गया, पर मेरा कुछ कहने का मन है, अगर उस पर आप कुछ संक्षिप्त में ज़रूर जोड़ना चाहें तो जोड़ दीजिएगा। जो आनंद ने और विकास ने जो कहा, ये जो अलग अलग यथार्थों का जो संग्राम है ना पर्यावरण में, और पर्यावरण से आप तो ज़्यादा ही अच्छे से बताते हैं, पर मैं भी कभी कभी चर्चा में कहता ही रहता हूँ कि ये लाइक एक इकलौते व्यक्ति या ग्रुप की समझ से बड़ी चीज़ है, तो उसको वो पूरा एनकम्पस नहीं कर पाते कि जो पूरा असर पड़ रहा। ये यथार्थों का संग्राम किस परिणति में पहुंचेगा, क्योंकि मुझे तो कोई इलाज होता दिख नहीं रहा। देखिए मेरी समस्या ये है कि यहाँ पर दो चीजों पे साथ साथ बात हो रही है। तो टेक्निकली इसको समझता हूँ, मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल वाला, क्योंकि हम पर्यावरण जैसे स्टबल बर्निंग की बात की ना, इट्स एंटायरली एनवायरमेंट इशू। अब क्लाइमेट चेंज, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अमेरिका की या यूरोप की हवा इतनी साफ है तो हाउ दे आर
वो कैसे इमिशन के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो ज्यादा हो सकते हैं और आपका पर्यावरण साफ हो सकता है, क्योंकि आपकी इमिशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं। आज तो कोयला पावर प्लांट में चिमनियां लगी हैं, उनके हाई। चाइना, जैसे माया ने याद दिलाया, चाइना आज सबसे बड़ा इमिटर होने के बावजूद उसका एयर पोल्यूशन इंडिया से कई गुना ज्यादा नीचे है, क्योंकि उसने एफजीडी टेक्नोलॉजी से फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन कहते हैं वो 2010 में ही लगा लिए थे। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बात आनंद ने याद दिलाई वो मैं कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा इसलिए ज्यादा पाखंड से भरा है, हिपोक्रेसी इज द ओनली वर्ड जो इसका एपिटमी है, वो ये कि बड़ी बड़ी तेल कंपनियां या कोल थर्मल कंपनियों को ये देख रही हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट अगले 60-70 साल में रिकवर होंगे, तो उन्होंने वहां की डेडलाइन रख दी है। तो टारगेट एक्चुअली जो रियलिस्टिक मैं कह रहा हूँ टारगेट बहुत नीचे रखे हैं, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज में बात कहते हैं ब्रेकिंग इमिशन, मतलब अब इमिशन इतने ज्यादा ब्रेक इन हो चुके हैं कि आप कार में ब्रेक भी पूरा मार देंगे तब भी कार 100 मीटर आगे जाएगी, क्योंकि इतनी तेजी से अब इमिशन इतने ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। देखिए हमने 1.5 की बात की थी कि वो 2000 के इस सदी के अंत में होगा, अब हम 1.5 तक पहुंच गए हैं। पिछले साल गया एक्चुअली प्रलय के दरवाजे पर, मैं तो यहाँ पर अलार्मिस्ट या वो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी तेल कंपनियां, जैसे मैंने कहा कि अगली पीढ़ी ढूंढ लेगी, तो ये 14 से 20 साल के लड़के जो पोर्चुगल में या दूसरे एक्टिविस्ट क्यों हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि हमारे में कोई धरती बचने वाली नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि एनजीओ का खेल है और इसमें यह, लेकिन जो आईपीसीसी की लगातार रिपोर्ट्स आई है, उस रिपोर्ट्स का एम्पिरिकल और जमीन पर ग्राउंड कॉर्पोरेशन जो उसकी सत्यता भी साबित हो रही है लगातार, कि ये बहुत तेजी से एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज के लिहाज से। तो अब आप देखिए जिस तरह से अगर छोटी छोटी सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी, तो मतलब बहुत बड़ा विषय है, इसलिए मैं इसको खत्म कर रहा हूं यहीं पर। तो यह है कि हमें बहुत अर्जेंट स्टेप उठाने की जरूरत है, और वो नहीं होंगे और नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी तेल कंपनियों की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें ही फॉसिल फ्यूल नहीं है। और आखिरी बात कह रहा हूं, वो केवल फॉसिल फ्यूल नहीं जला रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल कार्बन इमिशन कम करने की जरूरत क्या है। उन्होंने एक नया शगुफा दिया है जिसे कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन कहते हैं, CCUS। वो कह रहे हैं कार्बन को कैप्चर करके जमीन में डालेंगे और उससे फिर नॉन सॉइल रिकवरी करेंगे, मतलब और ऑयल निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब दिस इज लाइक रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, जो मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा है कि आप जिस बात को करना चाहते हैं उसके विपरीत काम कर रहे हैं। तो थोड़ा पेसिमिस्टिक साउंड करता है लेकिन सिनेरियो, लेकिन लोग जो रिच हैं वो इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं। जी, तो देखिए विषय बहुत लंबा है और इस पर बात चिरंतर काल तक हो सकती है, पर इस विषय को यही विराम देते हैं, अपने दूसरे विषय की तरफ पढ़ते हैं। बट मैं आज वो पत्र को बीच में पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आज उसमें बहुत सारे पैनलिस्ट का जिक्र है। एक ही सब्सक्राइबर का पत्र आया है छोटा सा, तो उसे पढ़ लेते हैं। उसमें ये अदिति नाम की सब्सक्राइबर हैं हमारी, और वो लिखती हैं, नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया, ऊप्स अदिति शर्मा। मजाक से हटकर सबसे पहले मुझे जानना था कि 30 मार्च की चर्चा में आनंद जी ने एनसीसी पर अपने एक राइटअप की बात की थी, अगर उसका पता मिल जाता तो। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पॉडकास्ट नोट्स में स्पीकर जिस भी रिपोर्ट या पॉडकास्ट या किसी किताब के एक्सेप्ट का मेंशन करते हैं तो आप उसे प्लीज मेंशन कीजिए। तो MCC होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जी, तो थैंक यू अदिति। इसके बाद वो कहती हैं, देयर आर टाइम्स व्हेन आई रिविजिट योर रिपोर्ट्स एंड पॉडकास्ट, आसानी हो जाती है खुद को अपडेट करने में। इसके अलावा प्लीज कोशिश करें कि आनंद, हृदयेश और मनीषा ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट में आएँ। आनंद जी की टिप्पणियां मेरी फेवरेट हैं। एक और बात मैंने नोट किया है कि समय की कमी के कारण अतुल आपको बार बार स्पीकर्स को बीच में काट देते हैं। मेरा मानना है, और मेरे जैसे कई NL के लॉयल लिसनर्स होंगे जिन्हें 2-3 घंटे लंबे पॉडकास्ट सुनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू अदिति, बट मैं तो यही कह रहा हूँ बहुत दिन से, पर लोग नहीं मानते हैं। आई समटाइम्स इवन लिसन टू इट इन पार्ट्स। लिखती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते। थैंक यू अदिति आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, सपोर्ट के लिए। और हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव की सरगर्मियाँ देश में जारी हैं और खबरें लगातार अपडेट होती रहती हैं जब तक हम रिकॉर्डिंग के समय तक आते हैं। तो अभी तक रिपोर्ट ये है कि दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। कल यानी गुरुवार को अदालत ने सुनवाई नहीं की, और आज शुक्रवार को अभी तक तो खबर उस पर अपडेट नहीं आई है, पर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उनके PA बर्खास्त हो गए हैं और
उनके पार्टी के एक नेता भी विकास जिक्र कर रहे थे, कौन से नेता, राजकुमार आनंद। हाँ, राजकुमार आनंद, वो छोड़कर भी चले गए हैं। इसके अलावा के कविता भी इसी मामले में जो है जी, के कविता को भी उनकी मतलब हाँ हिरासत बढ़ गई थी 23 अप्रैल तक, और हिरासत तो बढ़ी गई थी, अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ गई, लेकिन इस मामले से वो अदालत से भी राहत उन्हें नहीं मिल रही है। तो ये बड़े सवाल उठ रहे हैं कि चुनावों में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कैसे और कितना कर पाएगी। आम आदमी पार्टी से अलग अगर हम दिल्ली के बाहर निकलें, प्रधानमंत्री पिछले 10 हफ्तों में 7 बार तमिलनाडु जा चुके हैं, किसी और राज्य में भी नहीं। वो अपना पूरा वहाँ पे बढ़ा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की संख्या वहाँ बढ़े, और कांग्रेस की लिस्ट में अभी तक उनकी शीर्ष के नेताओं की गृह कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए। तो ये भी बड़ा पशोपश बंधा हुआ है। और 19 तारीख को पहले फेज का चुनाव है, हालांकि अमेठी रायबरेली उसमें नहीं है, लेकिन ये खींचतान चल रही है। तो इसमें मैं माया के पास ही सबसे पहले आता हूँ। माया, ये जो चुनाव हो रहे हैं, एक चीज़ और मैं करूँगा, वो सुर्खियों में विकास ने उनका जिक्र भी किया कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव सचिव हैं उन्हें भी जेड सिक्योरिटी दे दी है। कि मतलब सबसे पहले तो लोगों को लगे ये बात मैं मजाक कर रहा हूँ, पर इतने हैवी टॉपिक के बाद क्या चुनाव आयुक्त को भी अब सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई? क्या उन पर कोई खतरा है? क्योंकि ये हेडलाइन बन के आई तो मुझे फिर मैंने देखा कि क्या पहले नहीं होती थी सिक्योरिटी, और अगर पहले नहीं होती थी तो अब कौन सा खतरा बढ़ गया उनके ऊपर? क्योंकि सरकार तो कह रही है लॉ एंड ऑर्डर और उसका प्रशासन बहुत अच्छा चला, तो खैर पर ये नहीं, बल्कि आज के तो हेडलाइंस में उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली बोला है कि देखिए टेरर अटैक्स डाउन हैं, पहले ज़्यादा होते थे एट्सेट्रा। तो आपका सवाल तो सही है, मुझे नहीं लगता है कि मैं उस पर कुछ खास जवाब दे पाऊंगी। कहीं से आया होगा कुछ उनको इनसाइट, अगर इनपुट भी आया हो तो इनपुट की मैंने इनसाइट बहुत केयरफुली शब्द इस्तेमाल किया कि शायद कोई थ्रेट हो सकता है। कौन, कहाँ, ये सब हम क्या जाने। बट चलिए, जेड सिक्योरिटी दे दी है, चुनाव के एंड के बाद देखा जाएगा कि उनके पास रहती है सिक्योरिटी की, उसके बाद वो हटा देंगे। हाँ। तो पर चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तमिलनाडु के कैंपेन को एक्चुअली एज अ फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट मैं उसको लेकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि ये जो पुरानी एग्रीमेंट्स वो बार बार उठाए जा रहे हैं, कच्चातीबू को लेकर, द्वीप पर लेकर। आई मीन ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि उससे आपको लोकली कुछ फ़ायदा होगा, ये बहुत नैरो व्यू है। क्योंकि जो हमारे रिश्ते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कुछ ख़ास मतलब स्ट्रॉन्ग हैं, जो हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग है वो तो हैं, बट नेबरहुड जो बार बार चाइना की तरफ जा रही है एड को लेकर, बेशक डेड ट्रैप्स हों, BRI और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लेकर हमने इतनी चर्चा की है, श्रीलंका की इकोनॉमिक कोलैप्स की, नेपाल के डिपेंडेंस पे की, बांग्लादेश के डिपेंडेंस की, आपने फिर मतलब CAA को आपने रैटिफाई कर दिया, मतलब वो उस पर आगे बढ़े। आपने कच्चातीबू की बात फिर से छेड़ दी 50 साल बाद। अब बैकग्राउंड मतलब आप क्या बोल रहे हैं बिहाइंड द सीन श्रीलंका को कि ये डोमेस्टिक इशू है, आप इसको लेकर बेफिक्र रहिए, शायद बोल रहे होंगे क्योंकि श्रीलंका से ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो रही है इस पर, तो कुछ तो डिप्लोमेसी वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन ये बार बार वही मुद्दा उठाना मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ज़्यादा विजडम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपके लिए छोटी बेसिस पर आपको कुछ वोट्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, फिशरमैन कम्युनिटीज़ को से लेकर मिल जाएंगे, लेकिन आप जो लॉन्ग टर्म डैमेज कर रहे हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल रिलेशनशिप को। हम इस नेबरहुड में रहते हैं, हम मतलब अपने नेबर्स को हटा नहीं सकते यहाँ से, तो हम क्या रहे हैं? इसमें कोई सोच है कि नहीं है? आई एम वेरी अनक्लियर अबाउट दैट, एंड आई एम ऑल्सो वेरी कंसर्न्ड कि अगर आप बार बार नेबर्स को लेकर इलेक्शन मुद्दे उठाएंगे, डोमेस्टिक इलेक्शन के मुद्दे बनाएंगे नेबरहुड रिलेशंस को, तो अल्टीमेटली जाकर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होंगी बाद में। If you keep needling them, it will have results. बांग्लादेश को आपने CAA के साथ नीडल किया है, श्रीलंका
को आप अब इसके साथ कर रहे हैं। ऑलरेडी आप बोलते हैं कि चाइना देखो, मतलब उनके साथ कैसे उनकी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है विद लोन्स एटसेट्रा। आई थिंक योर पाकिस्तान इन एनी केस इज अ प्रॉब्लम। Afghanistan, a slightly distant neighbor, but there is there are tensions and issues over there. Maldives, you've had issues with recently. Do you not want to have amicable relations with your neighbors? I'm not, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। I think मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। भारत एक वो RWA की परेशान करने वाली आंटी बनता जा रहा है, जो सबकी जान में दुख करी रहती है जितने भी लोग आसपास रहते हैं। और दूसरी बात, जहां तक आपने दिल्ली के चुनाव को लेकर बात की, दिल्ली में अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि देखिए, आप जो पार्टी पावर में है, क्लियरली आप उनको यहाँ से मतलब बाय हुक और बाय क्रुक इलेक्शन सीन से हटाना चाह रहे हैं, वो तो दिख रहा है साहब। प्रशासन तो उनके पास पहले ही कुछ नहीं बचा था। एग्जैक्टली। और ये जो हम इसके पहले भी बात कर रहे थे कि उनके पीए को जी हटा दिया गया कि वो खुद रिजाइन कर चुके या कहाँ, मतलब ऑफिशियली ये है कि उन्होंने बर्खास्त कर दिया। ऑफिशियली तो ये है, हाँ। तो वी आर नॉट क्लियर एज टू इसकी मोटिवेशन क्या है। ये पार्टी चुनाव कैसे कर रही है, इलेक्शन कैंपेन कैसे लड़ रही है, मोहल्ला मीटिंग्स जाके करेंगी, आई डोंट नो, बट ये मेरे ख्याल से पहला इलेक्शन है जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है और उसको जेल से कोई राहत, मतलब कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है, और कैंपेन मतलब पहला वोटिंग राउंड अगले हफ्ते है। आई डोंट नो, मतलब बोलने के लिए भी क्या है, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। जी बिल्कुल, अक्षरशः लिटरली एक हफ्ते 7 दिन बाद है। मेन ऑपोजिशन के पास पैसा नहीं है, आपने टैक्स नोटिस दिया है, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। ये कैसा चुनाव है? ये मैं सबसे बाद में बोलूंगा। हृदय, आपको क्योंकि जल्दी जाना भी है तो मैं पहले आपके पास आता हूँ। तो एक तो ये दिल्ली वाली परिस्थिति जिसमें आज ये और जुड़ गया है, जो राजकुमार आनंद ने कहा, मेरे दिमाग से जब मैं बात कर रहा था, माया से प्रश्न पूछ रहा था तो उड़ गया था। उन्होंने कहा ये तो जालसाजी का दलदल है, इट्स अ क्विक सैंड ऑफ ग्राफ्ट, और इसलिए अब मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। और कल तक वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो ये तो परिस्थिति है। दूसरा, आप भी फील्ड में हैं, जैसे आप मध्य भारत में हैं, जबलपुर के पास, जो कयास कम से कम ओपिनियन पोल आखिरी आने तक लगाए जा रहे थे वो ये थे कि भाजपा को इस मध्य भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपकी क्या रीडिंग है ग्राउंड पर, और ऑफ कोर्स जो ये खबरों में जो ये चीजें चल रही है उस पर आपकी जो टिप्पणी हो? देखिए, चुनाव जो है ना बहुत असमान हो, पहले भी कई पार्टियों के लिए थे, अब वो पार्टियां मुस्कुरा रही होंगी। जैसे सीपीएमएल के लोग, मुझे कोडरमा में जो चल रहा है, वो कह रहे थे हमने तो कोई पैसा लिया नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से, लेकिन हमने एक कूपन प्रोग्राम चलाया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं कोडरमा जा सकूं तो वो रिपोर्ट करना चाहूंगा कि वो कूपन के जरिए वो लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि देखो, असमानता के धरातल को हमने बड़े लंबे समय तक झेला है, अब कांग्रेस उस असमानता के धरातल को झेल रही है, उसके लिए जो तरीके सरकार अपना रही है या बीजेपी अपना रही है उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जीत के लिए जो भूख है उसके, ये भी एक्चुअली दो तरीके इसको देखने के, या दो इसके आयाम है। पहला ये कि कांग्रेस बीजेपी इसमें बहुत सक्सेसफुल वेंचर है पॉलिटिकली, तो हर कोई उसको ज्वाइन करना चाहता है, कोई डूबती हुई नाव में बैठना नहीं चाहता, कोई पत्रकार भी उसी कंपनी में नौकरी करना चाहता है जो उसे अच्छी सैलरी दे, अच्छे फ्यूचर की कल्पना करे, तो जनसेवा इंक्रीमेंट भी ठीक मिलता रहे, आइडियलिज्म ना हो। तो हमें तो जो स्टोरी कमीशन कर दें उसके, क्योंकि हम ठीक है। तो लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्रीलांस बन के काम करें, वहां आपको एक पार्टी के साथ होना पड़ेगा। मैं मंडला की सीट का उदाहरण देता हूं। मंडला एक इतनी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सीट है कि यहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां पर 3 बार के एक जो विधानसभा सीट इसी लोकसभा के अंदर पड़ती है, उसके विधायक जो हैं यहां पर ओंकार मरकाम, वो उनके सामने हैं। पैसे की लड़ाई जो है असमान धरातल पर है, लेकिन आदिवासियों का ज्यादातर जो है हमेशा से रहा है, आज कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, वो थोड़ा सा झुकाव बीजेपी पर नहीं बल्कि दूसरी पार्टी पर रहा है। लेकिन जितनी ताकत मैंने देखा है पिछले 1 हफ्ते में, यहाँ बीजेपी झोंकती हुई दिखाई दी है। उनके मुख्यमंत्री यहाँ आए, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री को उन्होंने यहाँ बुलाया, गृहमंत्री यहाँ कल आए थे, और प्रधानमंत्री की भी शायद यहाँ पर आने की बात होगी। तो दिस इज ओनली वन ऑफ द वेरी फ्यू सीट्स सेंट्रल इंडिया में जहां उन्हें लगता है
कि हमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन वो इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि हम ये सीट भी ना लूज करें। लेकिन अगर आप यूपी में जाएंगे तो बहुत सारी सीटों में न केवल गठबंधन बिखरा हुआ दिखता है, बल्कि अमेठी रायबरेली में कौन लड़ रहा है आपको बहुत देर तक नहीं पता चलता। तो ये सारी बातें हैं, तो इसी के चारों ओर हम इसको देखना चाहते हैं कि मतलब हर चीज संसाधनों की नहीं होती, इच्छा शक्ति की भी होती है। तो कार्यकर्ता तो आपका जा सकता है आपको छोड़ के, लेकिन लीडरशिप का भी कोई ब्लूप्रिंट ऐसा है जो जिताने के लिए ले जा रहा हो आगे, अभी तक ईमानदार अगर आकलन करें तो नहीं दिखाई देता। जी, पिछले हफ्ते की चर्चा में थोड़ा सा इस पर हुआ था कि वो कई बार आपको पता है कि आप पीछे हैं दौड़ में, लेकिन तब भी अड़ के लड़ना पड़ता है वो चीज। तो अमेठी के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी कि कई बार आप खजुराहो में देखिए, खजुराहो में 4-4 सेट हमेशा दिए जाते हैं। उन्होंने खजुराहो में नामांकन पत्र ही गलत भरा और वो सीट बीजेपी को अभी कहा जा रहा है कि चुनाव तो होगा वहां, बाकी के उम्मीदवार भी वॉकओवर मिल गया। तो अगर आप इतने इंपॉर्टेंट इलाकों में आपके उम्मीदवार जो है वो नामांकन पत्र नहीं भर पा रहे हैं, तो ये दिखाई देता है कि, और उसमें बहुत सारा फिशी मामला भी है कि क्या वो मिलके हुआ है, मतलब मेरे पास कोई आधार नहीं है आरोप लगाने का, लेकिन ये बात भी यहाँ कही जा रही है। ढील डाल तो हो ही सकती है। बट अब मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, एक तो ये जो बात अलायंस के बारे में हृदय कह रहे थे, वो कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ है। आपके दोनों अलायंस पार्टनर सीट शेयरिंग एग्रीमेंट पे सहमति नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहां पे टूट गई। अब कांग्रेस किसको सपोर्ट देगा किसको नहीं देगा वो भी बात। पीडीपी तीनों सीटों पे लड़ रही है, अब पीडीपी तीनों सीटों पे लड़ रही है, एनसी तीनों सीटों पे लड़ रहा है, और कांग्रेस के दोनों पार्टनर्स हैं। तो अब वो देखें क्या करेंगे इसके बारे में। एक तो वो, दूसरा आप लोगों ने कल वो CSTS सर्वे जो हिंदू में पब्लिश हुआ था उसको देखा किसी ने? उसमें क्या दिख रहा है? लोग कह रहे हैं करप्शन बढ़ गई है जी, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और ये सब मुद्दे उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हिंदुत्व का 6% कुछ 6% कुछ था, मंदिर कुछ उससे भी मतलब 20% के आसपास था, लेकिन 50-55% के ऊपर लोग कह रहे थे कि ये सारे मुद्दे उनके हैं। वो पिछला CSDS का सर्वे भी यही कह रहा था। तो मतलब ये हम आम चर्चा पे तो ये बातें होती रहती हैं, अब एक प्री पोल सर्वे भी ये बता रहा है, आपको ऑफिशियली बता रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर मतलब आज तो हलचल होनी चाहिए ना, कि आप देखो कि सर्वे भी ऐसा हुआ है जी। कहाँ? देखिए, ये जो अदृश्यता की बात की कि विपक्ष मुद्दों को सही से उठाता हुआ नहीं दिखता, तो उस पर तो आपकी टिप्पणी है ही ओवरऑल चुनाव पे। बट जो बिहार में एक खींचतान चल रही है, और जैसे मैंने लास्ट अभी खबर देखी थी 2 दिन पहले के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ शायद उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, लालू प्रसाद यादव की, क्या नाम, रोहिणी नाम है, मुझे लास्ट नेम नहीं याद आ रहा, रोहिणी आचार्य। तो लेकिन अगर आप समीकरण देखें उसको आंकड़ों के नज़रिए से, लाइक मैथमेटिकली, तो फिर तो नहीं लगता कि विपक्ष का कोई चांस भी है, अगर जब ये जदयू और भाजपा मिल गए हैं अगर नहीं। और उसमें जो माया ने बात कही, कहीं कहीं वो भी जुड़ती है कि विपक्ष उतना अड़ के लड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग बिहेवियर है वो काफ़ी अलग होता है जी। और ऐसे विधानसभा में देखिएगा तो बिहार सबसे जो है उस टैली देखिएगा तो सभी विचारधाराओं की पार्टियों को वहाँ जगह है। वहाँ भाजपा को भी सीटें हैं, कांग्रेस को भी, लोहियावादी पार्टियों आरजेडी वगैरह को भी, सीपीआईएम को भी, ओवैसी की पार्टी को भी। बिहार जितना डाइवर्स जो है इलेक्शन टैली इलेक्शन असेंबली इलेक्शन का किसी का नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वोटिंग बिहेवियर काफ़ी ध्रुवीकरण की ओर जाता है, तो वो अलग है विषय है। मैं 2-3 चीज़ें जो पहले बात हुई है कि पहले जैसे तमिलनाडु में कैंपेन का जो मुद्दा है जी, तो 2-3 जो आउटराइट हॉस्टिलिटी वाले जो नेबर्स पाकिस्तान और चाइना को छोड़ दें, तो भारतीय विदेश नीति में जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉरेन पॉलिसी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी दो राज्य तमिलनाडु और को लेकर, और फिर श्रीलंका और बंगाल को और भी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको लेकर बांग्लादेश बनता रहा है जी। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी तमिलनाडु कई विदेश नीति नहीं भी हो तो कई बार, एक बार तो आपको याद होगा 1963 में जो एकमात्र संविधान संशोधन जो कैंपेन इलेक्शन कैंपेन ने जिसको शेप किया था वो 16वां संविधान संशोधन है, जिसमें
आर्टिकल 19 में ये जोड़ा गया कि सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के इंडिया को जो चैलेंज करेगा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो एक्सेप्शन है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उसका मुख्य कारण ये था कि 1900 जो द्रविडियन पार्टीज थी, खासकर डीएमके, वो उसने जो है उस समय द्रविड लैंड की मांग की थी और बहुत सारे सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज पंजाब वगैरह लेकिन मुख्य कारण था, और नेहरू सरकार ने उस समय वो लगाया था कि ये जो है द्रविड लैंड का मांग ये सेसेशनिस्ट है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा। तो तमिलनाडु का ये मुद्दा जो इलेक्शन कैंपेन में आया है पहले, तो बहुत सेंसिटिव राज्य उसको लेके है। 87 IPAKF के बाद एक बहुत हल्की, आप 89 के पुराने मैगजीन्स देखिए तो श्रीलंका एक कहीं कहीं जो है राजीव गांधी के कैंपेन में आया है, IPAKF के एकमात्र ये है। एक चीज वो जो मैं वो 16वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय बता रहा था, उसमें मैंने फंडामेंटल राइट का वायलेशन कहा, मैं कर रहा था एक्सेप्शन, मेरे मतलब उसमें एक्सेप्शंस हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट्स में जो है ये चीज़ें नहीं हैं, इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्सेप्शन है, वायलेशन नहीं है। तो उसका बहुत संवेदनशील मुद्दा भी था वो, खासतौर से उस राज्य के लिए। उसको लेके है, मेरे ख्याल से यही दो राज्य हैं। एक बार मेरे ख्याल से 2007-8 में इराक में भारतीय सैनिक को भेजने के लिए ये एक मुद्दा बना था, क्योंकि उस समय ये था कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है इससे आहत होगा, इसलिए कांग्रेस ने नहीं भेजा, भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया था। तो 9 के आसपास को देखिएगा, एक 2-4 चीज़ें हैं जहाँ मतलब एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंपेन में बनाई है, और पिछले 10 सालों में फॉरेन पॉलिसी को एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे तैयार करने की कैंपेन में एक हमें प्रोसेस दिखता है कि फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स को जो कि दूसरे के लिए अचीवमेंट है शोकेस करना एक बनता है। खासकर G20 का जिस तरह से आयोजन हुआ, और उस आयोजन तो अपनी जगह है, उसका प्रोजेक्शन जैसे हुआ वो तो वो है। दूसरी बात ये अरविंद केजरीवाल वाले पे हम लोगों ने उस 2 सप्ताह पहले बात की थी। अब ये है कि 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो है कि आम आदमी पार्टी पहले 2 चैलेंज है कि अपने कोर वोटर्स को कैसे रिटेन करना, और वो कोर वोटर्स को रिटेन विक्टिमहुड से करेगी। जैसे कि पिछले मुख्यमंत्री जो जेल गए, और जैसे लालू जी जेल गए थे, आरजेडी वगैरह ने, उसने कोर वोटर कैसे रिटेन किया कि उसको कॉन्स्पिरेसी दिखाओ। मैंने पहले भी कहा था लालू हाथी से जेल जाते थे, जैसे कि मान लीजिए कोई उपलब्धि हो, और लौटते भी थे बेल लेके जो है हाथी से। 2 बार उन्होंने ऐसा किया है। तो मतलब कि ऐसे कि ये मैं साजिश हूँ, मुझे फंसाया गया है इस साजिश में, और मैं एक खास वर्ग से आता हूँ, इसलिए मैं इस साजिश का शिकार हूँ। सब मेरे खिलाफ है। दूसरा है कि दूसरा इसमें है दूसरा इसमें पक्ष ये है कि जो सेंट्रलाइज लीडरशिप है आपकी, उसने कितना जो है ये रिस्क उठाया था। क्योंकि अगर डाइवर्स लीडरशिप नहीं है, बहुत लोगों ने स्टेक नहीं डेवलप किया आप सिस्टम के सस्टेनेंस में, तो उसका एडवर्स जो है कॉस्ट्स होंगे, उसे अभी पे करना होगा। क्योंकि अगर बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, और ये सारा गणित बदल सकता है अगर आप जो है चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो लोग पावर से फिर जुटते हैं। लेकिन जो कार्डर जो है, वर्कर्स जो हैं, उनको ये नहीं है कि ये सिस्टम के हम भाग थे। अगर उसमें वो कितना भाव है, अगर उनमें था कि 1 मैन पार्टी थी, तब तो ये बिखर सकता है अगर ज़्यादा दिन। तीसरी बात मैं इसमें लाना चाहूँगा, जो इसमें जो एजेंसियों का रुख है, वो रुख है इसके लिए एक 1978 में एक आपको याद होगी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया था मेनका गांधी का। उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि भारत में उससे पहले क्या था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 भी आप पढ़िएगा, नोबडी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बाय other than the
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इससे सरकार बच जाती थी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब कि जैसे पीएमएलए में जो कानून है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। लेकिन 1978 वाले मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आल्सो इंक्लूड्स फेयर लॉ और फेयरनेस ऑफ लॉ, मतलब कि हाँ, तो उसमें जो प्रोसीजर है वो फेयर होना चाहिए। लेकिन पीएमएलए जो है इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि कि उसमें जो बेल वगैरह इतना स्ट्रिंजेंट कंडीशंस पे है कि वो फेयरनेस वाली पार्ट जो है थोड़ी दब गई है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ यूएपीए की तरह बदल जाता है। हाँ, तो अब ये है कि ऐसा बहुत हिस्ट्री जो बीएन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्हें यूएस में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने एडवाइस दिया था कि शुरू में स्टेट वीक है भारत में, ऐसा मैंने पढ़ा था एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की किताब में। वीक स्टेट्स में पहले जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर जाओ, फेयरनेस बाय रूल, फेयरनेस ऑफ लॉ पे जाओगे तो फिर जुडिशियरी जो है बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो इसीलिए ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से ये खुद बदला 1978 में। इसीलिए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 जो पासपोर्ट इम्पाउंड केस जिसको पॉपुलरली जाना जाता है, बहुत इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण केस है और वो प्रेसिडेंट करता है कि एक तो है कि मैंने कोई भी लॉ बना दिया उसका प्रोसीजर ये है, लेकिन वो प्रोसीजर फेयर है कि नहीं ये इसमें कोर्ट जाएगी तो कई चीज़ें फिर ओपनिंग्स होती हैं। तो विकास आप टिप्पणी दें। मैं तो इस मामले में मैं सत्यता से बताता हूँ, हो सकता है श्रोता है दर्शक ये भी कहें कि कैसी बात कर रहे हैं शार्दुल। मुझे तो समझ नहीं आता इस मामले में केजरीवाल में विश्वास किस पे किया जाए, क्योंकि पत्रकारिता फील्ड में होने के नाते आप एजेंसियों पे पूरी तरह तो भरोसा करते नहीं, आप सरकार पे भी नहीं कर सकते, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, असल में प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, फंसाया है या नहीं है, उस मामला चलता जा रहा है। तो खैर विकास आप अपनी टिप्पणी दे केजरीवाल मामले पे और चुनाव में जो भी चल रहा है। आप तो डेस्क पर हैं, आपके सामने तो हजार चीजें रोज आ रही होंगी चुनाव के मामले में। सर जैसे शुरू में आपने बिल्कुल जब हम चर्चा शुरू कर रहे थे इस मुद्दे पर, तो आपने एक लाइन कही कि पल पल बदल रहा है सब मामला। जी, हर पल बदल रहा है, तो और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो पता नहीं क्या क्या बदल चुका होगा, और बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं सरकार भी बदल ही जाएगी। मगर मैं इस मामले में देख रहा हूँ कि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं। एक तो फेयरनेस की जिसमें सब चीज़ों में बात हुई, तो फेयरनेस तो कहीं दिख नहीं रही है पहली चीज़। लेकिन फेयरनेस के साथ साथ एक और चीज़ जो है मुझे इस बार वो ज़्यादा हैरान कर रही है। मैं अपने गांव में गया तो मुझे अजीब सी शांति दिख रही है जनता के बीच। मतलब इस बार इलेक्शन का माहौल नहीं है, माहौल नहीं है। और अच्छा, मतलब आप जैसे इलेक्शन आता था तो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हर काडर का आदमी आपके पास पहुंच रहा है, घर पे आ जा रहे हैं, बेवजह 40 लोगों की चाय बनानी पड़ रही है। गांव में तो ऐसा होता है, लेकिन इस बार कोई मामला नहीं है। भाजपा के लोग बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे संसाधन है, पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से, हाँ, लेकिन बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। तो ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि जनता किस तरफ जाने वाली है अभी तक। बाकी सारी चीजें होती रहेंगी, बाकी पॉलिटिकल टसल चलते रहेंगे। जमीन में इसको दो तरह से देख रहे हैं लोग, मैं संक्षेप में कह के फिर मैं निकलना चाहूंगा। वो इस तरह से देख रहे हैं, जो लोग ये आशावाद के साथ जी रहे हैं कि सरकार में बदलाव हो सकता है, कोई परिवर्तन हो, तो वो सोच रहे हैं कि जनता साइलेंट है, वो चुनाव में ये एक आशावाद है, वो कुछ बदलाव हो सकता है, अंडर करंट है ये। वो जो प्रैग्मेटिक, जो व्यवहारिक तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि इसका जो तार्किक परिणति है, जो इसका लॉजिकल जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, वो ये है कि जिस पार्टी के पास संसाधन है वो चुनाव के दिन अपने काडर की मदद से अपने वोटर्स को लाने में सफल होगा। तो एक तरह से ये जो चुप्पी है, इसको इस आशावाद के साथ देखने को मैं थोड़ा सा संशय के साथ देख रहा हूं, सुन के साथ देख रहा हूं कि ये सफलता की उम्मीद ना लगाए विपक्ष से। इसमें ये हो रहा है कि जो बीजेपी का काडर है, जिनको उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है, जगह तक खड़ा किया हुआ है, और जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है और फाइनेंशियली ऑयल्ड भी है, वो अच्छा काम करेगा तो उनके वोट परसेंटेज में मतलब ये मेरा असेसमेंट एज ए रिपोर्टर लग सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। हृदय जाने से पहले श्रोताओं के लिए कोई रिकमेंडेशन, 1 2 3 रिकमेंडेशन अगर आप दें। नहीं, रिकमेंडेशन की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, पर इतना जरूर कहूंगा जो आज इसका तय थी असमानता वाली बात, उसको लेकर एक बहुत
प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है, उसका बहुत वेल रिसर्च 50-60 साल के आंकड़ों के आधार पर एक वेल रिसर्च पेपर है। उस पर कई सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, क्योंकि पेपर पढ़ना थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता है लोगों के लिए, इससे एफर्ट हो जाता है जी। लेकिन गार्डियन ने भी और बहुत सारे, मैंने भी लिखा है उस पर, लेकिन अच्छे राइटर्स ने भी लिखा है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं इस मामले में, तो उसको पढ़ें तो वो ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अमीर देश अमीर थोड़ा सा हुए, लेकिन बड़ा हिस्सा ये है कि 17 से 31% जो है पर कैपिटा जीडीपी गरीब देशों की घटी है, जिसमें भारत भी है। वो पेपर ये कहता है स्पष्ट तौर पर 1960 से लेकर 2014 तक के आंकड़ों का उन्होंने बहुत बारीक विश्लेषण किया है कि अगर भारत को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों का सामना न करना पड़ा होता तो भारत की जीडीपी आज 30% ज्यादा होती जितनी अभी है। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि विकास जो है पर्यावरण के जो है इट मिलिटेट्स अगेंस्ट डेवलपमेंट, उसके राह में रोड़ा है, उनको ये बात समझनी चाहिए कि पर्यावरण एक एसेट भी हो सकता है और उसके जरिए भी हम अपने जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। जी, धन्यवाद रितेश, थैंक यू, बाय बाय। मैं एक बात और पूछना चाहता था, देखिए विकास ने जो बात की, लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा, मैं तो उसमें बस ये जोड़ना चाहूंगा, जो जनता में उत्साह शायद इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा कि भाई अगर हम रजामंद नहीं भी हैं सरकार की नीतियों या उनके प्रस्तावों से, तो दूसरे लोग बढ़कर हमारे सामने दूसरी चीज़ें नहीं ला रहे। विपक्ष हमारे सामने ठीक से अपनी नीतियां या वो क्या बदलाव ला सकता है या वो सरकार से किस मामलों में अलग है वो प्रस्तुत नहीं कर रहा। उसके कारण अलग है, जैसा आप सब लोगों ने कहा, लेकिन जनता के सामने तो यही, कम से कम मुझे यही दिख रहा है। और भाजपा के अंदर भी नाराज़गी दिख रही है। मैं अपने एक होम टाउन की अगर बात करूं, मेरठ की, अरुण गोविल का वहां उतार दिया है तो कुछ लोग तो बिल्कुल अंधभक्त हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, मेरी पृष्ठभूमि की वजह से मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, असंतुष्ट भी हैं क्योंकि लोकल कार्यकर्ता इग्नोर कर दिया गया। वो एक पैराशूट कैंडिडेट हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कुछ नहीं मालूम, उन्हें वहाँ की दिक्कतों के बारे में कुछ नहीं पता, और इसीलिए मुझे लोग कल भी बता रहे थे कि कोई उनसे कुछ थोड़ा बहुत पूछता भी है तो वो बात नहीं कर पा रहे जनता से, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं और यहाँ दिक्कत क्या है। असली वजह से ये मुद्दे तो वो बाद में देखेंगे, लोग राम जी से डिसइल्यूजन हो गए, उसमें अचानक अरुण गोविल भी देखने लग रहे हैं कि नहीं ये तो एक्टर है यार, इतना अच्छा भी नहीं है। बट ये तो कोई नई बात नहीं है, पैराशूट कैंडिडेट इतने सारे होते हैं। पर आमतौर पे वो होता था ना, जैसे नगमा का खास, सॉरी मैंने आपकी बात को इंटरप्ट किया, वो चुनाव जीतने के बाद परफॉर्मेंस में दिखता था, यहाँ तो कैंपेन में ही उनका गुब्बारा फूस होने लगा। बट आप कुछ बोले माया, और एक चीज और जो मैं आनंद की और माया की, खासतौर से विकास भी बोले उस पर, कि जो 7 फेज का चुनाव है, ये जो फेज बढ़ते जा रहे हैं हर 5 साल में, इसका कोई आज तक तार्किक सार्थक वजह समझ नहीं आई, बस वो फेज बड़े होते जा रहे हैं। तो वो अगर आप बता सकें। फेज भरना 90 के दशक से शुरू हुआ था। हाँ। टीएन शेषन जब फोटो आई कार्ड लाए थे, मेरे ख्याल से 96 का चुनाव 3 फेज में हुआ था, 3 या 4 का था। हाँ, उसके बाद बढ़ते गए हैं। उसमें सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का एक बड़ा मुद्दा माना जाता है कि किधर जाएंगे, पर बहुत लंबे समय तक 5 फेज रहे, अब 6-7 होते जा रहे हैं। और दूसरी बात है ये जो उदासीनता लोगों की, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, एक इंडिफरेंस है चुनाव को लेके वगैरह, वो तो फैला है कि वोटिंग परसेंटेज में वो दिखेगा। तो बहुत सारे विकसित देशों के मतलब उसके रिवर्स ट्रेंड में भारत में जो है एक्चुअली डेमोक्रेटिक डिक्लाइन के जगह अपसर्ज देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मतलब इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, डेमोक्रेसी एक बड़ा प्रोसेस है, उसके कई और भी आयाम हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एक चीज़ है क्या कि जैसे माया जी बता रही थी कि वो CDS वगैरह वाला पोल जो है, जो एक माइक्रोकॉज्म है, एक मिनिएचर सैम्पल साइज़ का वगैरह का, मान लीजिए वो 4-5 मुद्दे बता रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, लेकिन कोई उसमें से एक भी कारण इलेक्टोरली पोटेंट है या नहीं, ये एक अलग बात है, क्योंकि आप क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट से कैसे फ्रेम करते हैं। तो जैसे हम आम जीवन में भी होते हैं कि आप खुश हैं, तो नहीं खुश नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है, तो मुझे ये दिक्कत है, नहीं फिर भी यहीं रहिएगा, रहेंगे। तो मतलब कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस का कैसे है, और लोगों का ये एक है, एक जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस में एक पैराडॉक्स माना जाता है, एक विरोधाभास, कि स्टेट इज सीन एज टू बिग फॉर स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड
एंड टू स्मॉल फॉर बिग प्रॉब्लम्स। जी जैसे कि स्टेट इतना बड़ा है कि आपके बाथरूम के आके पाइपें नहीं ठीक करेगा, वो बहुत बड़ा है इन छोटी समस्याओं के लिए। वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आके आपके बाथरूम के पाइप ठीक कर दें, आपके घर को साफ़ कर दें या आपके गली को भी साफ़ कर दें। लेकिन ये इतना छोटा है कि वो बड़े प्रॉब्लम्स भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको लोगों की मानसिकता में, सबकॉन्शियस में ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये लोग कहते हैं कि सरकार रोजगार दो, लेकिन अंदर से जानते हैं कि सरकार रोजगार नहीं देगी। तो मतलब ये कोई भी सरकार। दूसरी चीज़ है कि जो हेजेमनी का एक लक्षण है, जैसे लीडरशिप चाहे कल्ट का लक्षण क्या है कि वो इन समस्याओं के समाधान में भी जो है, जो जैसा विकास जी भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे कि इसका भी अल्टरनेटिव मोदी को भी मानते हैं। मतलब अल्टरनेटिव टू मोदी इज़ मोदी। मतलब ये नहीं कि कोई और ने आए कि ठीक है हम इस सरकार, इनके पास ये समस्याएं हैं, लेकिन अब बेटर वर्जन ऑफ मोदी, एक मोदी का एक सुधरा हुआ रूप और भी बेहतर रूप इन समस्याओं को सुलझा देगा, ये लोगों का। और चौथी बात तो है ही जो विपक्ष का, वो नेहरू से लेके अभी तक विपक्ष हमेशा भारत में ज़्यादा मजबूत रहे हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो कोई भी रूलिंग पार्टी लाई नहीं है। अभी तो 50 नहीं आया कभी भी। हाँ। तो इसका मतलब कि विपक्ष के पास लोकसभा में हमेशा जो है ज़्यादा वोट रहा है वो, लेकिन फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में वो कंसोलिडेट नहीं हुआ है एक समीकरण के पक्ष में, ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटी गवर्नमेंट तो लोकसभा चुनावों में पिछले कई सभी लोकसभा एंटी गवर्नमेंट ही ज़्यादा वोट पड़े हैं। लेकिन सिस्टम जो है ये है फर्स्ट पास्ट पोस्ट, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तो है नहीं। जी देखिए आपने बात कही माया कुछ पहले, उससे मैं बिल्कुल आपसे राजी हूँ। व्यक्ति केंद्रित, इसीलिए कई बार लाइक वो, अगर आप देखें फिलॉसफी के स्तर पे कहा भी जाता है कि व्यक्ति केंद्रित व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति केंद्रित सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फिर उसी व्यक्ति पर अटक जाते हैं और कोई भी इंसान मतलब परफेक्ट नहीं हो सकता। तो वो वाली चीज़। खैर माया आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आई थिंक आनंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई मीन आप देखिए 96 के चुनावों में जब कोलिशन बन के आया था, शायद किसी ने सोचा नहीं था कि एक हॉच पॉच ग्रुप ऑफ पार्टीज मिल के सरकार चला सकती है। कोई लोग कहते हैं उस टाइम पॉलिसी पैरालिसिस होता था और इंडिया के लिए बहुत ख़राब था। लेकिन आई थिंक कोलिशन पॉलिटिक्स इंडिया में इस माहौल में डेमोक्रेसी का हाई पॉइंट था इन अ सेंस, यू नो, क्योंकि हर किसी का नेता जाके बैठ गया था पार्लियामेंट में। लेकिन उसके बाद आई थिंक जो एक माहौल बन गया है कि प्रेसिडेंशियल स्टाइल हम पॉलिटिकल चुनाव जीतेंगे, और ये मेरे ख्याल से एनडीए बीजेपी से ही शुरू हुआ है। आई मीन आई थिंक नौ के चुनाव में इतना नहीं था। वाजपेयी सरकार, अब की बारी अटल बिहारी, उससे उन स्लोगन से आई थिंक शुरू खैर अंडर करंट हमेशा था, लेकिन कंसोलिडेट हो गया था कोलिशन इलेक्शंस के बाद। I think we are so far down that road of presidential style politics कि जब भी हम लोगों से ये पूछते भी हैं कि भाई हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक नेता दिखना चाहिए सामने, पार्टी कोई भी किसी को चुन के बना दे प्रधानमंत्री, वो कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा, हमें पता होना चाहिए। अब यू नो आई थिंक मेरा 96 से लेसन ये था कि अल्टीमेटली इलेक्शंस आर हार्ड टू प्रिडिक्ट। जी बिल्कुल, कभी कर ही नहीं सकते आप। कभी कर नहीं सकते। कभी एग्जिट पोल सही हो जाता है, कभी एग्जिट पोल गलत हो जाता है। इस बार तो एग्जिट पोल ही नहीं है, वो अलग बात है। बट मुझे तब भी थोड़ा सा इंडियन वोटर पे भरोसा रहता है कि जो ये माइक्रोकॉज्म बेशक हो, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस बेशक हो, लेकिन मुद्दे हैं सबके दिमाग में। अब ये बहुत बड़े मुद्दे हैं कि बहुत छोटे मुद्दे हैं, कहने का मतलब आई डोंट नो, आई मीन इतने मतलब जनरल मुद्दे हैं कि बहुत हाँ नहीं, मैं आई मीन आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू आनंद जी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मुद्दे नए नहीं हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, और पिछले बार 2019 में इलेक्शंस के पहले बालाकोट हो गया, पुलवामा हो गया, सब कुछ हो गया। अब इस बार कुछ नहीं है। देखिए
मैं एक चीज कहूंगा, वो आपको लगे कि आप मतभेद भी है, पर है क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हुए भी इंसानी फितरत ऐसी है कि वो हमें वो चाहिए कभी कोई, नहीं, हाँ, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से ज्यादा वो किसी एक व्यक्ति को देखना पसंद करेगा। उस आइडिया का रिप्रेजेंटेशन बहुत बार व्यक्ति होता है। जैसे भारत में सबसे पहले नेहरू जी पॉपुलर थे। अगर आज के हम अपने नजरिए से, जो हमारा नजरिया भाजपा सरकार की तरफ है, वो बिल्कुल ओपिनियनेटेड जजमेंटल हो सकता है, वो है भी कई मामलों में, वो इंडिविजुअलिटी, लाइक वो व्यक्ति स्पेसिफिक बात है। लेकिन अधिकतर लोग, हो सकता है हम ऐसे ना हो, मैं तो नहीं मानता कि मैं हूं, पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी लोग इंसान में रिप्रेजेंट होना हुआ देखना पसंद करते हैं। आपकी बात सही है। और तो, उस इंसान की बात को लेकर मैं एक्चुअली दिस इज अ सेगवे कंप्लीटली, आज के इंडियन एक्सप्रेस के कवर पे, दिल्ली के एडिशन खास करके कवर पे, आई डोंट नो द अदर्स, बट आपने चुनाव अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं, आपने कोई प्रधानमंत्री का फोटो नहीं देखा, आपने कोई विपक्ष के नेता का फोटो नहीं देखा, आपने देखा शाहरुख खान अपने फैंस को ईद मुबारक कहते हुए बाहर। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टुडे टू सी दैट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आई डोंट नो, आई मीन, हाँ नहीं मतलब, बट दिस इज द सेम थिंग ना, कि कोई व्यक्ति को देखे, कोई इंसान को देखे, कोई जो आपको लगता है कि अपनी एस्पिरेशंस, अपनी इच्छाएं, उनमें आप आप सपने भी देखते, लाइक शाहरुख खान तो बहुत लोगों के सपनों से भी जुड़े हुए हैं। वही तो, बिल्कुल ना। मैं बॉलीवुड, माया नहीं जानती है तो बॉलीवुड देखता ही नहीं, तो मुझे इतना पता नहीं रहता, बट हाँ, लेकिन शाहरुख खान तो लोगों की लाइक अरमानों का भी रिप्रेजेंटेशन है। बट फ्रंट पेज पे चुनावों से एक हफ्ता पहले अरे जैसे पॉलिसी पैरालिसिस वगैरह, वही एक उसका भी कारण हो सकता है कि जैसे पॉलिसी पैरालिसिस और डिसीजंस नहीं लेने वाली 10 साल यूपीए का रहा ना, कि वीक गवर्नमेंट है, कमजोर सरकार है, पॉलिसी पैरालिसिस है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा, तो एक डिसाइसिव सरकार जो कि मजबूत सरकार हो, मजबूर सरकार नहीं हो। लेकिन ये भी उसका भी एक अपील था कि एक डिसाइसिव, लेकिन भारत में ये भी है कि लोग स्ट्रॉन्ग लीडर, जो मजबूत नेता चाहते हैं, लेकिन ऑथोरिटेरियन नहीं चाहते हैं। ये आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। यूपीए के दौरान तो आई थिंक ठीक है, आई मीन मजबूत नेता, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे तो वो पैरेलल गवर्नमेंट, शैडो गवर्नमेंट की बात ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। आई थिंक कि आपने एक NAC बना दिया विच वाज वर्किंग completely at odds with government economic policy, for example. आप मतलब तो सरकार कौन चला रहा है? आई थिंक यूपीए में दैट वाज द। और एक और है कि जैसे जो एकदम जो हाई पॉइंट जो है लीडर सेंटर्ड गवर्नमेंट का, वो जो है इमरजेंसी थी जी। लेकिन आप ये भी देखिए कि 80 में उसी जनता ने इंदिरा गांधी को वापस बहुत स्ट्रांग से, क्योंकि कोई ओवरराइडिंग फैक्टर नहीं था कि ये ऑथोरिटेरियन है तो अब जीवन भर के लिए ये हो गया। लेकिन उन्होंने जो ये कैओस देखा जनता पार्टी का 77 से 80, उसके बाद वो उनका ऑथोरिटेरियनिज्म उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं रही और ओवरराइडिंग फैक्टर कोई जनता के दिमाग में नहीं रहा कि ये बहुत ऑथोरिटेरियन है, ये है, वो है। उसके बाद उन्होंने उसे स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे देखा, क्योंकि उस टाइम तो ये भी तो हुआ था ना कि इमरजेंसी आपने फाइनाइट एंड कर दिया था ना, उसके बाद चुनाव हुए थे, आपने डिक्लेयर किया था इमरजेंसी को। बेशक ऑथोरिटेरियन थी और अरेस्ट कर दिया था ऑपोजिशन को, जर्नलिस्ट्स को वगैरह, सेंसरशिप था। लेकिन 2 साल के बाद चुनाव हुए, आपने अपनी पार्टी को, या जैसे भी आपने देखा, आपने वोट किया, वो केओस आपकी मर्जी से हुआ है ना? हाँ, मतलब वो कंट्रोल्ड केओस था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो जनता पार्टी में आपस में समन्वय नहीं रहा 77 से, वो जनता ने देखा तो फिर उन्हें वापस ले आया। 80 में जो प्राइम जो एक बाइनरी बना, वो क्लैरिटी वर्सेस केओस का, तो बट इट वाज डिपेंडेंट, द वोटर वाज चूजिंग दैट क्लैरिटी वर्सेस केओस, इट्स नॉट दैट इट वाज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द। देखिए वो भी महीन बात है, पर पहले मैं चाहता हूँ, विकास काफी देर से चुप है, विकास आप क्या बोलना चाहते हैं इन सब बातों पर, कि जनता का परसेप्शन क्या है, उसको लेकर आपका मत क्या है, और ये चुनाव कैसे चल रहे हैं, और सारी बातें सबने की। हाँ, जो जनता से मैं शुरू किया ही था और बीच में रह गई बात, तो एक तो जनता साइलेंट है, तो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। दूसरा, उसकी मैंने बात की तो थोड़ा सा पता लगा, उनसे
सर कह रहे थे कि आशावादी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कह रहे थे मैं नहीं हूँ। मैं नहीं, हाँ, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बताया भी कि कैसे, ये क्या वजह व्यक्ति हो का सके। प्रश्न है, ये बताने का नहीं है, किसी का अपना अपना अलग तो परसेप्शन है। मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है वजह, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, आना तो मोदी जी को ही है। तो एक वो भी दिमाग में जो है वोटर के बैठ गया है कि वो कहीं भी वोट कर लें, कैसे भी कर लें, आएगा तो मोदी ही। एक वो भी इशू है। दूसरा ADMH आत्मा। कुछ टी शर्ट निकाल देते हैं इसकी भी, बट आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। दूसरा जो आप कह रहे थे कि हम जो एक सेंट्रल लीडरशिप और व्यक्ति की तरफ जाते हैं, तो हम देखिए भारत की बहुत सारी जनता धार्मिक है, वो किसी भी धर्म को मानने वाली हो, और उस धर्म में एक चीज़ ज़रूर आती है कि हम निराकार की बजाय साकार की तरफ जाते हैं। साकार मतलब वो कोई किसी भगवान राम को ले लें, कृष्ण को ले लें, कि एक आदमी, हमें एक तस्वीर चाहिए दिमाग में, एक आदमी जिस पर हम भरोसा कर सके, सारी चीज़ें उस तरीके से चीज़ें। तो वो शायद मतलब चूंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, श्रद्धालु जनता कह रहे हैं। हाँ, नहीं, श्रद्धालु भी है, लेकिन आपके अंदर से जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, जिस तरीके से आप अपने विचार कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों में, तो ज़्यादातर जनता जो है इस तरीके से प्रोग्राम हो रही है कि एक आदमी जिसकी शक्ल हो, जिसको वो देख सके, उस पर मान सके, उस पर विश्वास कर सके, तो वो मुझे लगता है कि वो फिर राजनीति में भी रिफ्लेक्ट होता है, आपका वो चॉइस, वो एक चीज़ है। और शुरुआत में जैसे सर भी बता रहे थे यूपी की बहुत कमज़ोर गवर्नमेंट आई थी, सब चीज़ें हुई, और फिर लोगों को लगा कि एक मजबूत गवर्नमेंट होनी चाहिए। पिछले 10 सालों से तो हम बहुत मजबूती देख रहे हैं, हम इतनी मजबूती है कि कुछ जा नहीं पा रहा है सरकार के कान तक। तो शायद इस बार जनता को लगेगा कि भाई ज़्यादा मजबूत भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये आशावाद में तो हूँ। देखिए, मेरे एक पसंद के स्टैंड अप कॉमेडियन है अभिजीत गांगुली, तो उनका बहुत पुराना जोक है कि पहले लोग मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे, यार कितना धीरे धीरे बोलता है, और सब मोदी जी को कहते थे कितना बढ़िया लीडर है, सोता नहीं है। अब लगता है यार थोड़ी देर सो ले, हमें भी सोने दे। काम नहीं, मोदी जी काम बताते रहते हैं कि बेटा आप चलो इस लाइन में लग जाओ, अब इस लाइन में लग जाओ। बट देखिए, अब विषय को समाप्त करते हैं, 2-3 चीज़ में कहना था। देखिए, एक तो राजनीति में कई बार लोग भूल जाते हैं, जैसे हमने बात की ना कमज़ोर गवर्नमेंट और उस समय केओस, कई बार राजनीति का यथार्थ जो सत्य है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि राजनीति परसेप्शन पे चलती है। वो परसेप्शन बनाना ही विपक्ष का काम है। जैसे मुद्दे हमेशा हैं, जैसे आनंद ने बड़े अच्छे से कहा कि वो तो बहुत बड़े मुद्दे हैं, किसी एक में तो हो नहीं पाने वाले, वो समा नहीं जाने वाले, लेकिन आप उस मुद्दे को अपने हथियार कैसे बनाएं, वो वाली बात है। और वो परसेप्शन किसी भी वजहों से, 100 वजह हैं उसकी, उसमें पैसा भी वजह है, निसंदेह है, लेकिन विपक्ष बना नहीं पा रहा अपना नैरेटिव, जिसे कहते हैं लोग, प्रोपेगेंडा बना नहीं पा रहे। दूसरी चीज़, 80-70 के दशक और यहाँ तक कि 96 में और आज के दशक में एक बड़ा डिफरेंस है, मतलब एक बड़ा अंतर ये जरूर आ जाता है कि सूचना का जो तेजी से फैलने वाला है, चाहे वो झूठी हो या सच्ची, वो अब मिनट में फैल जाती है। मुझे याद है मैं छोटा था और माया तो उस समय पत्रकारिता कर ही रही थी, आनंद भी, विकास का मुझे पता नहीं, वो शायद छोटे हैं, तो मुझे याद है तब भी समय, सूचना आने में बड़ा समय लगता था, लेकिन आपको बहुत देर बाद पता चलता था। जैसे 2001 का वो मुझे याद है भूकंप जब आया था, तो भूकंप के झटके महसूस होने के बाद भी पूरी खबर आने में लगभग शाम हो गई थी। सुबह भूकंप आया था, वो 26 जनवरी के दिन, लातूर का था या कहाँ का था, नहीं सॉरी भुज का, गुजरात का भुज का। तो लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आपको 15 मिनट के अंदर मिल जाएंगे, और वो चीज़ कई बार फायदा भी देती है, नुकसान भी देती है, और ऑफ कोर्स सत्ता दल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे अमित शाह जी ने फिर कह दिया, हम अभी शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, सुर्खियों में जिक्र भी हुआ कि चीन ने तो 1 इंच भी भूमि नहीं ली, जबकि वो ये सत्य है, सैटेलाइट से दिख रहा है, और भारत के डिफेंस नेगोशिएशन चल रहे हैं, लगातार बात चल रही है, लेकिन आप जो भी जनता से कह दीजिए, कौन देखने जा रहा है, लेकिन आप उन्हें ओवरलोड कर देते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से कि वो किस किस को वो जांचेंगे बैठ के, आम जनता किस किस को चेक करेगी कि ये सच बोला या नहीं बोला। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, किसी को कुछ आखिर में कहना हो, नहीं तो फिर समाप्त करते हैं। नहीं, ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सबसे रिकमेंडेशन ले लेते हैं हम, विदेश ने तो दे दिया था। माया, आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ भी जो उनके जीवन को एनरिच कर सके, चाहे वो फिल्म हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, किताब हो, कोई आर्टिकल हो, अपनी किताब आप प्लग करिए। बिल्कुल नहीं, अभी उसके लिए टाइम है। लेकिन मैं आपको, अभी आपने एम्प्लीफिकेशन की बात की, तो मेरे दिमाग में अचानक से एक पेपर आ गया जो मैंने 2-3 साल पहले पढ़ा था। इट्स कॉल्ड द ऑक्सीजन ऑफ एम्प्लीफिकेशन।
datasociety.net पे उसका जी। आप गूगल कर दें ये नाम पे, विटनी फिलिप्स ऑथर हैं और वो बताती हैं कि सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव न्यूज़ है जी। उसकी स्पीड और ताकत जी क्या होती है। अब ये थोड़ा मतलब हम इतनी तेजी से चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि ये पेपर कुछ लोगों को थोड़ी आउटडेटेड शायद जी दिखेगी क्योंकि 3-4 साल पुरानी है, लेकिन तब भी इसकी रेलेवेंस काफी जी। ज्यादा है। और एक किताब है जी यान वर्नर म्यूलर की किताब ऑन पॉपुलिज्म, पता नहीं आपको किसी और ने रिकमेंडेशन जी, दी जी। होगी कि नहीं, लेकिन हम जी 60 देशों में इलेक्शंस हो रहे हैं इस साल, या 60 देशों में, और ये जो लिटिल थीसिस है इनकी, ये मेरे ख्याल से 60 में से कई देशों में रेलेवेंट होगी। आप यूरोप को देखें, यूएस को देखें, जहाँ जहाँ, तो पॉपुलिस्ट कौन होता है, कैसे बनता है, क्या मुद्दे उनको पॉपुलिस्ट जी। बनाते हैं और जनता पर वो अपना जादू कैसे फैला देते हैं, जी ये सब आई थिंक समझना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। और तीसरा है हमारे अपने कुणाल पुरोहित का एच पॉप। अगर आपने पढ़ा नहीं है या उनके सॉन्ग्स सुने नहीं हैं तो आई थिंक वो एक बुक रिकमेंडेशन मैं दूंगी। थैंक यू। आनंद, आपके रिकमेंडेशन? नहीं, चूंकि हिंदी का मंच है एक, तो मैंने जो वो पर्यावरण पर जो चर्चा हो रही थी उसमें जो निराला की कविता जी, बताई थी, जी। वो तोड़ती पत्थर, वो एक श्रमिक जो है, वो एक श्रमिक का एक भीषण गर्मी में, उसके बाद वो और भी जो है बहुत तरह की जो असमानताएं हैं उस पर जाते हैं, लेकिन उसका जो उन्होंने परिदृश्य खींचा है उसको लेके वो रिकमेंडेशन। और दूसरा जो आज चर्चा का विषय इलेक्शन था, उसको लेकर राहुल वर्मा जो है एक मतलब हाँ, तो वो इलेक्शन के एनालिसिस में, चुनाव विश्लेषण में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। खासकर उनकी एक किताब इलेक्शंस इन इंडिया सिंपल नाम है उसका, तो उसका 2 वॉल्यूम्स में है, वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। विकास, आपके रिकमेंडेशन? एक तो सर हमारी जो न्यूज़ लॉन्ड्री की सीरीज है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में है, टर्न कोर्ट्स की, दल बदलू अच्छा, जिनको हाँ कहते जी हैं, क्योंकि उस मामले में थोड़ा सा कम बात हो पाई जी। तो रिपोर्ट पढ़ लें, मुझे लगता है पिछले वो हफ्ते की थी ना। हाँ तो इस बार कम हुई इलेक्शन के सिनेरियो में, तो थोड़ा सा कम, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पे बात हुई, लेकिन पैराशूट कैंडिडेट पे भी बात हुई जिसमें, जी तो टर्न कोर्ट्स भी उसमें ठीक है। और दूसरा एक कल बीबीसी पे इंटरव्यू आया है अशोक लवासा का, इलेक्शन कमिश्नर का, जी जी, पूर्व चुनाव आयुक्त, थोड़ा सा वो ठीक रहेगा आज के लिहाज से। मेरे रिकमेंडेशन मैं न्यूज़ लॉन्ड्री वाले दूंगा। एक तो चुनावी शो फिर से शुरू हो गया है जिसमें अतुल और मनीषा सब जगह जा रहे हैं, वो अंग्रेज़ी में भी पब्लिश होता है और हिंदी में एक और चुनावी शो, उसे आप देखें। एक हमारे रिपोर्टर हैं शिव ने बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की थी पिछले हफ्ते के ANI का पूरा बिजनेस कैसे घूम के खड़ा हुआ और आज वो बिल्कुल खासतौर से वीडियो फीड में और जितनी जगह उसकी फीड जा रही हैं समाचार चैनलों में, किस तरह से नैरेटिव का आज वो एकदम सरताज बन गया है कई मामलों में। तो वो पूरा इतिहास और कैसे उसका काम करता है, अंदर खींचतान क्या हुई ऐतिहासिक और आज क्या चल रही है, तो वो रिपोर्ट देखें। तीसरा, मैंने पहले भी कहा था पॉडकास्ट में, पिछले कुछ हफ्तों में मैं गया हूँ बिल्कुल चुक ये सब खींचतान से राजनीति की, तो मैं तो अपने मन के काम करता हूँ, अब मैं नहीं पड़ता इस चक्कर में कौन सरदर्दी मोल ले। तो एक थोड़ा पुराना गेम है लेकिन वो ऑल टाइम बेस्ट गेमों में से एक है। अगर आप सही में हैंड आई कोऑर्डिनेशन और एंगेजमेंट चाहते हैं कि आप सही में भूल जाएंगे अगर आप उसे खेलेंगे, क्योंकि आप इतने बिजी हो जाएंगे बिल्कुल सधा हुआ एक्शन लेने में त्वरित। तो उसका नाम है ब्लडबोर्न, फ्रॉम सॉफ्टवेयर का है। हर गेमर को पता है ब्लडबोर्न क्या है, हम मांग कर करके थक गए कि उसका रीमेक बना दो, 10 साल होने को आए, बट ब्लडबोर्न खेलिए। मैं एक प्लग भी करना चाहती हूँ और एक रिकमेंडेशन भी देना चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम। आपके मनीषा के पिछले हफ्ते की न्यूसेंस की एपिसोड में जहाँ वो युवा मीटिंग थी अनुराग ठाकुर के साथ, जो पहले स्टूडेंट ने सवाल पूछा था वो हमारे स्टूडेंट थे। अच्छा, अशोका यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के मेरे 3 कोर्सेज के स्टूडेंट थे वो। तो आई थॉट कि आप लोग सबको वो देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के भी थोड़ी, इससे अच्छा रिकमेंडेशन हो नहीं सकता कि शिक्षक को आखिर मतलब स्वतः रूप से एक स्टूडेंट ने उनके प्रसन्न कर दिया, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। पर इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हृदय चले गए, हृदय, माया,
आनंद, विकास, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। और ईद अभी गई है, पिछला हफ्ता त्योहारों से भरा रहा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसका विश करूं, तो मैंने किसी को नहीं किया। गुड़ी पड़वा का भी, उगादी का भी, कुछ लोग नवरात्रों का भी देते हो, सबके लिए मनाइए और शुभकामनाएं। बाय बाय। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।